नमस्कार स्टूडेंट्स, आज की कक्षा में आप सबका स्वागत है। हमने लाइव स्ट्रीमिंग स्टार्ट कर दी है। आप एक बार कंफर्म करके हमें बता दीजिएगा कि ऑडियो वीडियो सब बेहतर है, ताकि हम क्लास को प्रॉपरली स्टार्ट कर सकें। तो आज की जो हमारी क्लास है उसमें हम कल जो हमने आपके साथ डिस्कशन किया था उसी को आज हम आपके साथ आगे बढ़ाएंगे और कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स की आपके साथ चर्चा करेंगे। तो जल्दी से आप हमें मैसेज करके बता दें ऑडियो वीडियो सब बेहतर है। हाँ जी, रितिका, बबीता, खुशी, वीरेंद्र, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून, सुजाता, बीरू, ठीक है, सब क्लियर है, आवाज़ क्लियर है। एक बार आप बता दीजिए ऑडियो वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, ऑडियो वीडियो में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। शशांक, सुजाता, आकांक्षा, शैलजा, शशि, सोनकर, काजल, ऑल क्लियर है, सब बढ़िया है। चलिए, तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको आवाज़ बेहतर सुनाई दे रही होगी और आप देख पा रहे होंगे सही से। हम्म चलिए, तो जो हमने शशांक कह रहे हैं मेरा आंसर दे दीजिए प्लीज सर। कौन सा आपने क्वेश्चन पूछा भाई? हाँ जी, शशांक क्या कह रहे हैं भाई? शमशेर कैसे हैं आप? हाँ जी, गुड इवनिंग। हाँ जी, हाँ जी, आपको भी बढ़िया। तो क्या क्वेश्चन है आपका भाई? नमस्ते जी। हाँ जी, बुक की पीडीएफ डलवा दीजिएगा। बुक की पीडीएफ तो पड़ी हुई है, आप देख सकते हैं ऐप में। बुक की पीडीएफ है, ऐप में बुक की पीडीएफ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, पीडीएफ नहीं आ रहा, मैंने तो बोला आपको, मैंने बताया, मैंने डाल दिया है, भेज दिया है, सारा का सारा पीडीएफ भेज दिया है। ठीक है ना? तो एक बार आप जो है, हाँ, एक बार आप मैनेजमेंट पे मैसेज कर दीजिएगा। आपके पास नंबर होगा ना, आप मैसेज कर दीजिएगा। मैंने बोल दिया था पीडीएफ आपको मिल जानी चाहिए। ठीक है, लेक्चर 6 से पीडीएफ नहीं आ रहा है। अरे अच्छा, ऐसा है क्या? तो कोई नहीं, देख लूँगा मैं, एक बार और बोल दूंगा, मैंने तो बोल दिया है। ठीक है ना? मैं कई बार कह चुका हूँ, ऐसी बात नहीं है। तो मैं एक बार और कह दूंगा, कोशिश करूंगा आपको जल्दी पीडीएफ मिल जाए। ठीक है ना? हाँ जी, गौरी कह रही पीडीएफ पर जो आप पेन यूज़ करते हैं उससे रिमूव कर दिया करो। मतलब पेन रिमूव कर दें? अच्छा, शशांक कह रहे हैं मुझे कब तक ऑल कंप्लीट कर लेना चाहिए सिलेबस? 2027 का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, तो देखिए आपको सिलेबस जो है कम से कम पीटी वाला सिलेबस तो आपको सब दिसंबर तक कंप्लीट कर लेना चाहिए। ठीक है ना? ये जो, अगर 2027 में एग्ज़ाम देना है तो कोशिश करिए दिसंबर तक सारा कंप्लीट हो जाए। ठीक है, जनवरी से आप जो है टेस्ट करना शुरू कर दीजिएगा और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन के लिए टेस्ट सीरीज क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दीजिएगा। ठीक है, गौरी कह रहे हैं पीडीएफ पर आप जो पेन यूज़ करते हैं उससे रिमूव कर दिया करो। मतलब मुझे नहीं समझ में आया आपकी बात। ठीक है, आपका सिलेबस रिवीजन है, रिवीजन के लिए आए हैं, बहुत बढ़िया। ठीक है, ठीक है जी। चलिए, तो हम जो है सबसे पहले देख लेते हैं कि हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था, फिर उसी से हम आगे बढ़ेंगे और कुछ और टॉपिक्स की आपके साथ चर्चा करेंगे। तो आपकी जो लास्ट वाली क्लास हुई थी, ठीक है, उसमें हमने आपके साथ जो टॉपिक डिस्कस किया था उसको हम पहले देख लेते हैं और फिर उसके बाद हम आगे का डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, हमने जो है पिछली क्लास में बात किया था गांव, शहर और व्यापार के बारे में। गांव की स्थिति क्या थी, शहरों की स्थिति क्या थी। ठीक है, इसमें गांव में किनका निवास हुआ करता था? 3 प्रकार के लोग हुआ करते थे, उत्तर भारत में, दक्षिण भारत में, है ना? तो ग्राम भोजक कौन हुआ करता था, किस तरीके का काम करता था? ठीक है, किसान कैसे हुआ करते थे? दास और कर्मकार की स्थिति क्या थी? ठीक, विल्लालार, उनवर, कडाइसियार, आदिमई, ये सब के बारे में जाना था। फिर हमने बताया था कि शिल्पकारों की उपस्थिति है, शहरों की जानकारी कैसे मिलती है। ठीक है, विदेशी यात्री विवरण, दक्षिण भारत के नगर। ठीक, इसमें विविध प्रकार के मिट्टी के बर्तन कैसे हुआ करते थे। शिल्प संगठन श्रेणी व्यवस्था क्या थी उसके बारे में हमने चर्चा किया, उनका कार्य क्या होता था। अलग अलग शहर जैसे कि मथुरा के बारे में हमने जाना था, है ना? अरिका मेडू के बारे में जाना था। किस प्रकार के जो है मिट्टी के बर्तन यहाँ पे प्राप्त होते हैं इसके बारे में हमने जाना था। एम्फोरा जार, एरेंटाइन मृत भांड। ठीक है, व्यापार, व्यापारी कैसे उत्तर भारत दक्षिण भारत में व्यापार कर रहे थे, किन किन चीज़ों का व्यापार कर रहे थे। इसमें हमने मानसून की भूमिका के बारे में चर्चा किया था, है ना? ग्रीष्मकालीन मानसून, शीतकालीन मानसून, इसको हमने देखा था, है ना? इसको मैंने आपको एक मैप से समझाने की कोशिश की थी कैसे ये कार्य करता है। ठीक है, फिर उसके बाद इसमें सिल्क रूट के बारे में मैंने आपको बताया था और ये भी बताया था कि किस तरीके से मध्यकाल तक आते आते
कुस्तुनतुनिया शहर का पतन हो जाएगा और फिर उसके बाद जो रूट है वो बाधित हो जाएगा और समस्याएं इससे पैदा होंगी। तो ये चीज़ मैंने आपको बताया था, वास्को डी गामा का जो भारत यात्रा हुआ उसका पृष्ठभूमि क्या है, ठीक है ना। फिर उसके बाद हमने वलय कूप के बारे में जानकारी ली थी, क्या होते हैं ये। बेरी गाजा के बारे में बताया था मैंने आपको, ठीक है। आहत सिक्के किस प्रकार के होते थे, इसमें जो है कैसे जो है विविध प्रकार के शिल्प होते थे, महिलाओं की भूमिका क्या थी, ये मैंने बताया था। ये आपको जो है मिट्टी के बर्तनों पे लिपियां मिलती हैं दक्षिण भारत में। रोमन साम्राज्य के बारे में बात किया था, किस तरीके से मौर्योत्तर काल में सिक्के हमें देखने को मिलते हैं, इसके बारे में बात किया था। और सिल्क रूट के बारे में हमने आपसे बात किया था, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सारी चीज़ें जो हैं वो हमारे साथ हमने आपके साथ कल डिस्कस की थी। अब इसी के आगे हम बात करेंगे और नए चैप्टर को आज हम आपके साथ डिस्कस करेंगे, ठीक है। जो आप पेन से लिखते हैं बुक के पीडीएफ में, बुक का पीडीएफ पेन से लिखते हैं, अच्छा अच्छा वो, हाँ तो कोई बात नहीं, आप एनसीईआरटी से भी उसको कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। हाँ जी हाँ जी, उसको रिमूव कर देंगे, ठीक है। लेकिन कई बार वो समझ में नहीं आता ना, इसी वजह से, ठीक है। मेरा एग्जाम हो रहा है, ये क्या लिखा है, मेरा एग्जाम है आरओ का सर, एक बार ये बता दीजिए कि 1 साल का करंट बहुत है। हाँ जी बिल्कुल, आप 1 साल करंट कर लीजिए, हो जाएगा उससे, ठीक है। अगर आप 1 साल का करंट कर लेते हैं तो उससे हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलिए, तो अब जो है हम आपके साथ नए टॉपिक पर आपके साथ चर्चा करने वाले हैं। और ये जो आपका नया टॉपिक है ये आपका संबंधित है गुप्त और गुप्तोत्तर काल से, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप कह सकते हैं फिर एंशियंट इंडियन हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो जाएगा, फिर हम मिडिवल इंडियन हिस्ट्री के बारे में बात करेंगे, ठीक है। तो हमारा अगला टॉपिक क्या हो गया, तो हमारा अगला टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य। अगला टॉपिक क्या है, तो अगला टॉपिक है नए साम्राज्य और राज्य, ठीक है। नए साम्राज्य और राज्य, इस पर जो है हम आज आपके साथ चर्चा करेंगे, जिसमें मुख्य रूप से हम आपसे साथ बात करेंगे किसके बारे में, तो गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में, कि कैसे इसका डेवलपमेंट देखने को मिला, ठीक है। तो नए साम्राज्य और राज्य, इसमें हमें क्या क्या डिस्कस करना है। तो सबसे पहले हम जो है वही चीज़ मैंने आपको पहले ही बताई है कि हम इसमें सबसे पहले क्रोनोलॉजी को समझेंगे कि किस तरीके से जो है इसमें डेवलपमेंट देखने को मिलता है। तो फर्स्ट पॉइंट हो जाएगा हमारा कालक्रम को समझना। पहला पॉइंट क्या हो जाएगा, पहला पॉइंट हो जाएगा कालक्रम समझना। सबसे पहले हम क्रोनोलॉजी को समझेंगे, ठीक है, कि कैसे जो है इसका क्रोनोलॉजी आगे डेवलप हुआ है। आपको याद होगा मैंने पहले भी क्रोनोलॉजी बनाई थी, उसी के आगे जो है हमें बढ़ना है। तो कालक्रम को समझना पहला पॉइंट हमारा ये हो जाएगा। फिर उसके बाद जो हम इसमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे, जो हम इसमें दूसरा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो है गुप्त और गुप्तोत्तर काल का परिचय, ठीक है। गुप्त व गुप्तोत्तर काल का परिचय, ठीक है। गुप्त व गुप्तोत्तर काल परिचय, कि कैसे जो है यह देखने को मिलता है। तो पहले जो है मैं आपको गुप्त काल के बारे में बताऊंगा, फिर उसके बाद गुप्तोत्तर काल के बारे में बताऊंगा। तो ये फिर इसी में जो तीसरा पॉइंट हम डिस्कस करेंगे, इसी में जो तीसरा पॉइंट हम आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है कि आपकी एनसीईआरटी में, क्लास 6 की एनसीईआरटी में एक स्पेशल जो है आपको मेंशन किया हुआ है, ठीक है। एक जो है स्पेशल मेंशन किया हुआ है जिसमें समुद्रगुप्त, ठीक है, जो गुप्त कालीन शासक है, समुद्रगुप्त और उसकी विजयों का वर्णन है। तो इसमें तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त की कहानी, ठीक है। तीसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, समुद्रगुप्त की कहानी, ठीक है। समुद्रगुप्त और उसकी विजय, यानी उसके अलग अलग तरीके की विक्ट्रीज, समुद्रगुप्त और उसकी विजय, ठीक है। और इसमें हम बात करेंगे मुख्य रूप से प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। किसके बारे में बात करेंगे, तो मुख्य रूप से बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में, कि कैसे प्रयाग प्रशस्ति जो है वो इसके बारे में बताती है, ठीक है। ये आपको एनसीईआरटी में दिया है काफ़ी अच्छे से। तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में बात करेंगे। फिर उसके बाद जो हम चौथा पॉइंट डिस्कस करेंगे वो हमारा होगा गुप्तोत्तर काल के बारे में, कि कौन कौन से राजवंश हमें देखने को मिलते हैं। तो चौथा वाला पॉइंट हो जाएगा हमारा गुप्तोत्तर काल, ठीक है। लेटर गुप्ता फेज उसको कहते हैं, गुप्तोत्तर काल, लेटर गुप्ता फेज, ठीक। और इस गुप्तोत्तर काल में, इस लेटर गुप्ता फेज में उत्तर और दक्षिण भारत में कौन कौन से प्रमुख शासक और वंश थे। उत्तर और दक्षिण भारत में, उत्तर व दक्षिण भारत में कौन से प्रमुख शासक, ठीक है, उत्तर और दक्षिण भारत में कौन से प्रमुख शासक व वंश स्थापित थे।
कौन से प्रमुख शासक व वंश स्थापित थे। इसमें कुछ के बारे में दिया हुआ है, उसमें हम डिस्कस करेंगे, जैसे कि हर्षवर्धन के बारे में दिया हुआ है। ठीक है, इसमें आपको पल्लव शासकों के बारे में दिया हुआ है, चालुक्यों के बारे में दिया हुआ है, तो उसके बारे में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे। और फिर उसके बाद हम इसमें जो पांचवा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे, उसके बाद जो हम पांचवा पॉइंट आपके साथ डिस्कस करेंगे वो है कि यहाँ पे किस तरीके का शासन होता था, सेना कैसी थी और लोगों की स्थिति क्या थी। ठीक है, तो पांचवा पॉइंट हो जाएगा आपका शासन प्रशासन, शासन प्रशासन, सेना व लोग। ठीक है ना, कि आम लोग को कैसे रिप्रेजेंट किया गया है, सेना कैसे जो है कार्य करती थी, और अलग अलग पुस्तकों में हमें सैन्य अभियानों आदि के बारे में क्या जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, तो ये कुल मिला के 5 पॉइंट जो है हमें आपके साथ आज डिस्कस करने हैं, समझना ना जी। और इससे जो है हम बहुत आराम से ये जो डेवलपमेंट हमें देखने को मिलते हैं गुप्त और गुप्तोत्तर काल में, उसको हम समझ पाएंगे, और हम कोशिश करेंगे कि हम अच्छे से इसको एक्सप्लेन करें ताकि बहुत आराम से जो है आपको ये चीज़ें समझ में आए। ठीक है, बेसिकली हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, तो बेसिकली हम बात कर रहे हैं इसमें गुप्त और गुप्तोत्तर काल के बारे में। ठीक है, अब देखो इसका एक मोटा मोटा जो है, ठीक है, इसका जो है एक मोटा मोटा अगर मैं एक क्रोनोलॉजी आपको बताऊं, तो देखिए पिछली वाली जो क्रोनोलॉजी है उसी से हमें आगे बढ़ना है, पिछली वाली जो क्रोनोलॉजी है उसी से हमें आगे बढ़ना है, और इससे जो है हम और ज़्यादा बेहतर तरीके से चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, आपको याद रखना है कि जो क्रोनोलॉजी हमें याद रखनी है वो एक मोटी मोटी क्रोनोलॉजी याद रखनी है, जिसके माध्यम से हम बहुत अच्छे तरीके से चीज़ों को समझ पाएँ। ठीक है, तो अगर हम सबसे पहले कालक्रम को समझें, ठीक है, अगर हम सबसे पहले कालक्रम समझें कि भाई कैसे क्रोनोलॉजी आगे बढ़ी है, कालक्रम समझना। ठीक है, तो कालक्रम में जो है जैसा कि आपको मालूम ही होगा कि हम इस क्रोनोलॉजी को कैसे समझते हैं, तो एक सिंगल लाइन से, जैसे कहते हैं ना टाइमलाइन, टाइमलाइन के माध्यम से हम इसे समझते हैं। तो टाइमलाइन के लिए जो है हम सबसे पहले एक लंबी सी रेखा खींच देंगे। ठीक है, अब इसकी कहानी उसी तरीके से शुरू होगी, आपको याद होगा हर बार जो है मैं इसको बनाता हूँ तो वहीं से शुरू करेंगे ताकि चीज़ें जो है आपकी कनेक्ट रहें। तो आपको याद होगा 20 लाख साल पहले से कहानी शुरू हुई है, 20 लाख साल पहले, तो 20 लाख साल पहले से लेकर, ठीक है, अगर मैं यहाँ पे शॉर्ट में कर दूँ 3000 ईसा पूर्व, 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 ईसा पूर्व कौन सा काल है, तो वह है आपका पाषाण काल। 20 लाख से लेकर 3000 ईसा पूर्व कौन सा काल है, पाषाण काल है। फिर उसके बाद 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व, 3000 ईसा पूर्व से लेकर आपका 500 ईसा पूर्व का जो काल है वो आपका ताम्रपाषाण काल है, वो आपका, ठीक है, वो आपका जो है कौन सा वाला काल है, ये अगर मैं नीचे ऐसे लिख दूं इसको, तो ये आपका जो है ताम्रपाषाण काल है, ताम्रपाषाण काल है। ये आपका सिंधु घाटी सभ्यता यानी आईवीसी का काल है, इंडस वैली सिविलाइजेशन का काल है, और साथ ही साथ ये आपका वैदिक काल है। ठीक है, समझ रहे हैं ना, ये मैं आपको कई बार करा चुका हूँ और मैं उम्मीद करता हूँ ये आपको अब तक याद हो गया होगा, इसमें किसी भी तरीके की कोई दिक्कत नहीं होगी। 20 लाख साल से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ठीक है, 20 लाख साल से लेकर 3000 ईसा पूर्व पाषाण काल, 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व ताम्रपाषाण काल, इंडस वैली सिविलाइजेशन और वैदिक काल, है ना। यहाँ तक तो एकदम क्लियर ही होगा, कई बार हम कर चुके हैं। अब इससे हम आगे बढ़ रहे हैं, आपको याद होगा हमने जो है यहाँ पे आपको जो बताया था वो ये बताया था कि यहाँ पे जो है अगर हम इसको ऐसे कर लें और यहाँ पे जो है यहाँ से लेकर यहाँ तक आगे बढ़ जाएं यूं करके, तो ये आपका हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 600 ईसा पूर्व। ठीक है, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल, 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व का काल। 600 से 300 बीसी, 600 से 300 बीसी क्या है, तो 600 से 300 बीसी का जो टाइम पीरियड है वह आपका छठी शताब्दी ईसा पूर्व का काल है। 600 से लेकर 300 ईसा पूर्व कौन सा काल है, 6th सेंचुरी बीसी, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व। ठीक है, यह जो है 16 महाजनपद का काल है, यह जो है 16 महाजनपद का काल है। ठीक है, इसी काल में जो है हमें मगध साम्राज्य देखने को मिलता है, इसी काल में हमें मगध साम्राज्य देखने को मिलता है, और ये मगध साम्राज्य आगे चलकर किस में डेवलप हो जाएगा, तो मौर्य एम्पायर में डेवलप हो जाएगा। ठीक है, तो इसी में जो है अगर हम अगला लाइन बनाएं
तो लगभग मान के चलिए 322 ईसा पूर्व के आसपास, लगभग 322 ईसा पूर्व के आसपास। तो 322 ईसा पूर्व से लेकर आपका लगभग 185 ईसा पूर्व के आसपास तक, ठीक है। 322। हाँ जी विद्यार्थियों, अभी ठीक है, अभी ठीक है। एक बार आप कंफर्म कर दीजिए। उसका सेल डाउन हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया, इसी वजह से जो है वो आवाज़ बीच में बंद हो गई थी, थोड़ा बैकग्राउंड नॉइज आपको सुनाई दिया होगा। अभी ठीक होना चाहिए, अभी ठीक है। हाँ जी स्टूडेंट, अब एक बार आप बता दीजिए। अभी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, अभी जो है एकदम क्लियर होना चाहिए। हाँ जी, एक बार आप मुझे बता दीजिए। अभी तो आप सुन पा रहे हैं ना, बढ़िया, ठीक है। वो बीच में जो है आपका वो सेल डाउन हो गया था, मैंने ध्यान नहीं दिया। अभी क्लियर है ना जी? ठीक है। गोली चल गई, कट्टे चल गए? नहीं भाई, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। ठीक है ना जी, समझ में आ रहा है? ना गोली चल रही, ना कट्टे चल रहे हैं, ठीक है, ना जो है पटाखे फूट रहे हैं। ये वॉइस बैकग्राउंड नॉइज है, इसकी वजह से, ठीक है। गजनबी ने अटैक कर दिया हो सकता है, ठीक है। तो गजनबी को अटैक करना होगा तो यहाँ थोड़ी करेगा, दिल्ली में जाके अटैक करेगा, ठीक है भाई, समझ रहे हैं? क्लियर है? तो एक बार फिर से बता देता हूँ, ठीक, ताकि ये समझ पाए। तो देखिए, पाषाण काल 20 लाख साल, ठीक है, 20 लाख साल पहले से लेकर, या 20 लाख साल ईसा पूर्व से लेकर 3000 ईसा पूर्व, ठीक है। पाषाण काल का टाइम पीरियड क्या है? 20 लाख साल पहले से लेकर, ठीक है, 20 लाख साल पहले से लेकर 3000 ईसा पूर्व। फिर 3000 ईसा पूर्व से लेकर 500 ईसा पूर्व ताम्र पाषाण काल, सिंधु घाटी सभ्यता और वैदिक काल। फिर 600 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईसा पूर्व, छठी शताब्दी ईसा पूर्व, 16 महाजनपद, मगध साम्राज्य का काल। फिर 322 से लेकर 185 ईसा पूर्व, मौर्य साम्राज्य। और फिर उसके बाद आपका 200 ईसा पूर्व से लेकर 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी, 200 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी का जो काल है उसे कहा जाता है मौर्योत्तर काल, ठीक है। उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं मौर्योत्तर काल। आपको याद होगा, मौर्योत्तर काल में हमें देसी राजवंश भी नजर आते हैं, है ना, देसी राजवंश भी नजर आते हैं। इसमें हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलता है, इसमें हमें विदेशी आक्रमण भी देखने को मिलता है, और साथ ही साथ हमें इसमें संगम काल भी देखने को मिलता है ना जी? ये था ना ऐसा करके पूरा मैंने आपको डेवलपमेंट बताया। अब इसी के आगे जो है, ठीक है, इसी के आगे जो है हमें पढ़ना है, जिसमें अगर मैं मोटा मोटा आपको बताऊं तो 300 से लेकर 600, ठीक है ना, इसको आप नोट कर लीजिएगा। 300 ईस्वी से लेकर, ठीक है, 300 ईस्वी से लेकर आपका 600 ईस्वी तक, 300 से लेकर 600 ईस्वी तक आपका कहलाता है गुप्त काल, ठीक है। 300 से लेकर 600 ईस्वी तक आपका कहलाता है गुप्त काल।
और 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका कहलाता है गुप्तोत्तर काल। 300 से लेकर 600 तक गुप्त काल, और 600 से लेकर 1200 ईस्वी तक आपका कहलाता है गुप्तोत्तर काल। ठीक है, इसके अंदर का डेवलपमेंट भी मैं आपको बताऊंगा, इसके अंदर का भी डेवलपमेंट मैं आपको बताऊंगा। फिलहाल आपको मोटा मोटा ये याद कर लेना है। समझ रहे हैं? पूरा का पूरा समझ लीजिए, एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन आपका बन गया। ये पूरा का पूरा जो है ये आपका प्राचीन भारत का टाइमलाइन बन गया। पूरा का पूरा प्राचीन भारत इसमें क्या हो जाएगा, समा जाएगा। ठीक है, तो 300 से लेकर 600 तक गुप्त काल, और 600 से लेकर 1200 तक आपका आ जाएगा कौन सा, गुप्तोत्तर काल। 300 से 600 गुप्त काल, और 600 से 1200 गुप्तोत्तर काल। ये पूरा क्या आ गया, तो ये पूरा का पूरा आपका हो गया एंशियंट इंडियन हिस्ट्री का टाइमलाइन। ठीक है, अच्छे से इसको कर लीजिएगा, काफी आसान आपके लिए ये रहेगा। ठीक है, अब देखिए इसकी एग्जैक्ट डेट भी जो है वो मैं आपको बता दूंगा, ताकि आपको थोड़ा सा और इजी रहे, ज्यादा दिक्कत आपको ना हो। ठीक, तो ये आपको समझ में आ गया। ठीक, अब देखो, तो ये आपका हो गया कालक्रम समझना, ये आपका हो गया पहला पॉइंट। अब मैं बात करने जा रहा हूं, ठीक है, अब मैं बात करने जा रहा हूं इस स्पेसिफिक गुप्त काल के बारे में। अब मैं इसके बारे में आपके साथ बात करने जा रहा हूं, और अगर हम इसकी स्पेसिफिक टाइमलाइन नोट करना चाहें तो आप उसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मोटे तौर पर इसकी टाइमलाइन 300 से 600 मानी जाती है, लेकिन इसमें भी जो है क्या है, थोड़ा सा मतलब माइन्यूट सा डिफरेंस है, तो वो थोड़ा नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो इससे आपको और चीजें क्लियर होंगी। ठीक है, तो अब हम बात कर ले रहे हैं दूसरे पॉइंट के बारे में, जो है आपका गुप्त काल का परिचय। गुप्त काल का परिचय मैं पहले कराऊंगा, गुप्तोत्तर काल का परिचय बाद में कराऊंगा। ठीक है, तो दूसरा पॉइंट अब हम नोट करने जा रहे हैं, और दूसरा पॉइंट है आपका गुप्त काल का परिचय। ठीक है, दूसरा पॉइंट कौन सा हो जाएगा, दूसरा पॉइंट हो जाएगा आपका गुप्त काल का परिचय। इसमें मैं आपको जो है कुछ राजाओं के नाम नोट कराऊंगा, हालांकि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ नहीं है, लेकिन फिर भी एक कनेक्शन के लिए बताना जरूरी है, अदरवाइज आप समझ नहीं पाइएगा कि चल क्या रहा है। तो दूसरा पॉइंट हो गया आपका गुप्त काल का परिचय। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है, तो दूसरा पॉइंट है आपका गुप्त काल का परिचय। ठीक है, अब जैसे देखो, इसकी जो सामान्य टाइमलाइन है, इसका जो सामान्य कालक्रम है, जनरल कालक्रम जो माना जाता है, सिंपल क्रोनोलॉजी जो आपको याद रखना है, ठीक है, वो एक सामान्य कालक्रम माना जाता है 300 से लेकर 600 ईस्वी। ठीक है, 300 से लेकर 600 ईस्वी माना जाता है। लेकिन अगर इसका जो है स्पेसिफिक टाइमलाइन अगर आपसे कोई पूछे कि अच्छा एकदम क्लियर कट बताओ, इसमें कोई भी जो है गड़बड़ नहीं करनी है, तो आप विशिष्ट टाइमलाइन इसकी नोट कर लीजिएगा, स्पेसिफिक। ठीक है, इसकी जो है विशिष्ट कालक्रम मतलब एग्जैक्ट डेट के साथ, तो एग्जैक्ट डेट के साथ जो इसका टाइम पीरियड है वो है आपका 240 से लेकर 550 ईस्वी। ठीक है, 240 से लेकर 550 ईस्वी, ये जो है इसका एग्जैक्ट टाइमलाइन है। ठीक है, मोटे तौर पर क्या है 300 से 600, लेकिन अगर एग्जैक्ट याद करना हो तो एग्जैक्ट है आपका 240 से लेकर 550 ईस्वी। ठीक है, कहीं कहीं आप देखिएगा ये आपको 319 से लेकर 550 ईस्वी भी मिलता है, 319 से लेकर 550 ईस्वी मिलता है, क्योंकि 319 ईसा पूर्व से पहले, 319 ईस्वी से पहले के जो राजा थे वो जो है अधीनस्थ शासक हुआ करते थे, किसी के नाम से राज करते थे। 319 से ही जो है गुप्त शासन स्वतंत्र रूप से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो याद रखिएगा 319 से लेकर 550 ईस्वी। अब इसमें सी पॉइंट आपको नोट करना है, और इसमें हमें नोट करना है कुछ प्रमुख शासकों के बारे में, कि भाई इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। ठीक है, इसके प्रमुख शासक कौन कौन से हुए। आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसके बारे में बिल्कुल भी नहीं दिया है, केवल समुद्रगुप्त के बारे में दिया। लेकिन वही वाली बात है कि भाई केवल समुद्रगुप्त पढ़ के बाकी राजाओं के बारे में कैसे पता चलेगा, तो इसी वजह से मैं आपको बाकी राजाओं के बारे में बता रहा हूँ कि कम से कम उनका नाम पता होना चाहिए, फिर बाद में जब हायर क्लासेस होंगी तो उनकी उपलब्धियां और भी आपको बता दूंगा। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से शासक हैं, तो इसमें जो है आप एक वो बना सकते हैं, इसमें जो है आप चाहें तो एक वो बना सकते हैं टेबल सा, ठीक है, फ्लो चार्ट टाइप का। तो इसमें जो शुरुआत में, ठीक है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है, शुरुआत में जो राजा है उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक है, शुरुआत में जो राजा थे उनका नाम था श्रीगुप्त। ठीक, इसका जो टाइम पीरियड है वो माना जाता है 240 से लेकर 280 ईस्वी,
240 से लेकर 280 ईस्वी। श्रीगुप्त पहले कौन है? श्रीगुप्त है। फिर श्रीगुप्त के बाद जो दूसरे राजा माने जाते थे उनका नाम था घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच। ठीक है, घटोत्कच गुप्त। ठीक है, घटोत्कच गुप्त। ठीक, ये 280 से लेकर 319 ईस्वी तक माने गए हैं। 280 से लेकर 319 ईस्वी तक माने गए हैं। ठीक है, तो पहले आपके हो गए श्रीगुप्त, दूसरे हो गए आपके घटोत्कच, घटोत्कच गुप्त। ठीक, फिर तीसरे वाले जो राजा हैं उनका नाम नोट कर लीजिएगा, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक स्वतंत्र गुप्त साम्राज्य इन्होंने ही स्थापित किया और इनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनका नाम क्या था? इनका नाम था चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इनका टाइम पीरियड आपका 319 से शुरू हुआ है, कहीं कहीं 320 भी मिलता है। ठीक है, तो 319 से लेकर 335 ईस्वी, 319 से लेकर 335 ईस्वी, चंद्रगुप्त प्रथम। ठीक है, इन्हें कहते हैं चंद्रगुप्त प्रथम। अब चंद्रगुप्त प्रथम क्यों कहते हैं? क्योंकि चंद्रगुप्त द्वितीय भी हुए थे। ठीक है, इसलिए इसको चंद्रगुप्त प्रथम कहा जाता है। ठीक है, तो चंद्रगुप्त फर्स्ट का टाइम पीरियड क्या है? 319 से लेकर 335 ईस्वी। ठीक, फिर उसके बाद आते हैं सबसे खतरनाक हमारे राजा, जो सबसे ज़्यादा फेमस है इतिहास में और जिसपे एनसीईआरटी में काफ़ी विस्तार से दिया हुआ है, और ये जो है सबसे महान राजाओं में माने जाते हैं। इनका नाम है समुद्रगुप्त। क्या नाम है? समुद्रगुप्त। 335 से लेकर, ठीक है, 335 से लेकर 380 ईस्वी, 335 से लेकर 380 ईस्वी। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है ना जी? हाँ जी, हाँ जी। ठीक है, हाँ जी, बहुत सारे राजा हैं, भारत का नेपोलियन कहा जाता है। हाँ भाई, मान सकते हैं। तो समुद्रगुप्त 335 से लेकर 380 ईस्वी तक इनका टाइम पीरियड है। फिर उसके बाद जो अगले राजा हुए हैं, अगले जो राजा हुए हैं वो सबसे प्रतापी राजा माने जाते हैं। ठीक है, उनके टाइम पीरियड में गुप्त वंश जो है सबसे ज़्यादा आगे बढ़ गया और उनका नाम था चंद्रगुप्त सेकंड, जिन्होंने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। ठीक है, चंद्रगुप्त सेकंड या चंद्रगुप्त विक्रमादित्य। तो इनका जो टाइम पीरियड है वह है आपका 380 से लेकर 415 ईस्वी, 380 से लेकर 415 ईस्वी। ठीक है, हाँ जी, विक्रमादित्य इनको कहते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद अगले जो इसमें राजा हुए, फिर उसके बाद जो इसमें अगले राजा हुए चंद्रगुप्त सेकंड यानी विक्रमादित्य के बाद, उनका नाम था कुमारगुप्त। ठीक है, उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है कुमारगुप्त। कुमारगुप्त का टाइम पीरियड भी आप चाहें तो नोट कर सकते हैं। ये आपका 415 से लेकर, ठीक है, 415 से लेकर 455 एडी तक है। 415 से लेकर 455 ईस्वी तक है कुमारगुप्त। ठीक है, नाम याद रखिएगा, कुमारगुप्त। ठीक है, बीना बजाते हुए, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। तो कुमारगुप्त 415 से लेकर 455। फिर उसके बाद अगले जो शासक हुए उनका नाम था स्कंदगुप्त। ठीक है, अगले जो राजा हैं उनका क्या नाम है? तो उनका नाम है स्कंदगुप्त। ठीक है, स्कंदगुप्त। ठीक, स्कंदगुप्त जो है इनका टाइम पीरियड 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। ठीक है, 455 से लेकर 467 ईस्वी तक है। ठीक है, और ये जो है ये अंतिम महान शासक माने जाते हैं। ये जो है अंतिम महान शासक माने जाते हैं। ठीक है, उसके बाद हाँ जी, हाँ जी, नालंदा की स्थापना की, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हुणों को पराजित किया, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो पॉलिटिकल हिस्ट्री तो काफ़ी सारे आप जानते होंगे, हालांकि मैं आपको बता दूं क्लास 6 की एनसीईआरटी में इसमें कुछ भी नहीं दिया है। ठीक है, केवल समुद्रगुप्त के बारे में दिया हुआ है जिसपे हम आपसे बात करेंगे। ठीक है, तो स्कंदगुप्त हो गया, ये आपका 455 से लेकर 467 तक है। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे राजा हुए हैं, बट दे आर इनसिग्निफिकेंट। ठीक है, बहुत ज़्यादा उनकी जो है वैल्यू नहीं है। तो इसी में फिर आप आगे नोट कर सकते हैं, इसी में आप जो है आगे नोट कर सकते हैं कि जो आपके ये थे ना स्कंदगुप्त, स्कंदगुप्त की जब डेथ हो गई उसके बाद के राजा जो हैं उसे कहते हैं 467 से लेकर 550 ईस्वी। 467 से लेकर 550 ईस्वी इसके जो शासक हैं इनको परवर्ती गुप्त शासक कहते हैं, लेटर गुप्त। ठीक है, परवर्ती गुप्त शासक, लेटर गुप्त कहते हैं। ठीक है, और ये जो थे, ठीक है, ये जो थे कमजोर थे, देवर नॉट, ठीक है, ऑप्शनल है आपका, बढ़िया है भाई। ठीक है, तो ये जो थे
कमज़ोर शासक थे, ये बहुत ज़्यादा जो है शक्तिशाली नहीं है, और धीरे धीरे जो है अब जो गुप्त साम्राज्य है वो टूट रहा है, ठीक है, धीरे धीरे वो गिर रहा है, और फाइनली, ठीक है, फाइनली ये जो है समाप्त हो जाएगा। और इसके जो अंतिम शासक थे, ठीक है, इसके जो अंतिम शासक थे, ठीक है, उनका नाम था विष्णुगुप्त। अंतिम शासक कौन है? विष्णुगुप्त, ठीक। अंतिम शासक है आपका विष्णुगुप्त, जो 540 से लेकर 550 ईस्वी तक इसने राज किया, और फिर उसके बाद इनकी कहानी खत्म हो गई। ठीक है, समझ रहे हैं? औरंगजेब की मृत्यु के बाद जितने भी शासक हुए सभी निर्मल हुए, कह सकते हैं। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? तो इसमें बस शासकों का नाम एक बार थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ठीक है। बाकी इनके बारे में और डिटेल से हम जो है आपसे डिस्कस करेंगे, ठीक है, हम आपसे डिस्कस करेंगे जब हम हायर क्लासेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है, हायर क्लासेस के बारे में बात करेंगे, ठीक है। आप चाहें तो इसमें कुछ महत्वपूर्ण इनके जो है कार्य लिख सकते हैं, शासकों के महत्वपूर्ण कार्य। प्रमुख शासक हो गए तो डी पॉइंट इसमें नोट कर सकते हैं, हालांकि बहुत ज़्यादा आपको नहीं लिखना है, थोड़ा सा ही लिखना है। शासकों के महत्वपूर्ण कार्य, शासकों के महत्वपूर्ण कार्य, ठीक है, शासकों के महत्वपूर्ण कार्य जो आपको याद रखना चाहिए, हालांकि है तो बहुत सारा, ठीक है, लेकिन थोड़ा बहुत मैं आपको बता देता हूँ, बाकी जब हम और आगे डिस्कस करेंगे तो कुछ और चीज़ें बता दूंगा। तो शासकों के महत्वपूर्ण कार्य, पहला पॉइंट नोट करिएगा, जो शुरुआती शासक हैं श्रीगुप्त और घटोत्कच, श्रीगुप्त और घटोत्कच, ठीक है, तो आपके श्रीगुप्त हो गए और घटोत्कच हो गए, श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त, ठीक है। जो श्रीगुप्त और घटोत्कच गुप्त थे, ये दोनों जो थे इनको कहा जाता था कि ये प्रारंभिक शासक थे, दे वर द इनिशियल रूलर, ठीक है। ये क्या है? शुरुआती शासक हैं, प्रारंभिक शासक हैं, ठीक है। और इन्होंने जो है महाराज की उपाधि धारण की हुई थी, महाराज की उपाधि, यानी ये अधीनस्थ रूप में शासन कर रहे थे, और कहा जाता है कि संभवतः शुरुआती गुप्त रूलर्स जो थे वो कुषाणों के जो है सामंत हुआ करते थे। तो प्रारंभिक शासक, और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है, प्रारंभिक शासक और इन्होंने महाराज की उपाधि धारण की, ठीक है, ये शुरुआती शासक हैं, ठीक है। फिर उसके बाद दूसरा नंबर हर्षवर्धन था, आखिरी शासक। हाँ जी, हर्षवर्धन आखिरी शासक। किसने बोला भाई हर्षवर्धन गुप्त साम्राज्य से था? ठीक है, हर्षवर्धन की डायनेस्टी अलग है। हर्षवर्धन कहाँ से आ गया भाई इसमें? हर्षवर्धन जो है वो आपका अलग राजा है, ठीक है, हर्षवर्धन अलग राजा है, उसकी डायनेस्टी अलग है, ठीक है। तो श्रीगुप्त घटोत्कच गुप्त प्रारंभिक शासक है, उनको महाराज की उपाधि दी जाती थी, यानी ये जो है इनिशियल रूलर है। फिर उसके बाद जो पहला इनका स्वतंत्र शासक हुआ, पहला जो इनका स्वतंत्र शासक हुआ, उसका नाम याद रखिएगा, उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, ठीक है, उसका नाम है चंद्रगुप्त फर्स्ट, चंद्रगुप्त प्रथम इसको कहते हैं, ठीक है। ये जो है प्रथम शक्तिशाली शासक है, प्रथम शक्तिशाली शासक है, प्रथम शक्तिशाली, या कह सकते हैं स्वतंत्र, प्रथम शक्तिशाली या स्वतंत्र शासक है, और इसने जो है महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, ठीक है, इसने जो है महाराजा धीराज, शुरू के कौन है? महाराजा हैं, अब ये क्या उपाधि धारण कर रहे हैं? तो ये उपाधि धारण कर रहे हैं महाराजा धीराज, ठीक है, महाराजा धीराज, यानी ये और ज्यादा पावरफुल हो गया, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं ना जी? हाँ जी, हाँ जी। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट प्रथम शक्तिशाली है, इसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की, और इसने जो है अपने राज्यारोहण के अवसर पर गुप्त संवत चलवाया था, ठीक है ना, राज्यारोहण के अवसर पर क्या चलवाया था? गुप्त संवत। इसने कहा आज से जो है नया युग शुरू हो रहा है, तो मेरे राज्यारोहण को गुप्त संवत के नाम से जाना जाएगा। तो 319 ईस्वी या 320 ईस्वी को गुप्त संवत की शुरुआत माना जाता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। तो ये आपका चंद्रगुप्त फर्स्ट की कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं, ठीक है, केवल इंपॉर्टेंट बातें लिखवा रहा हूँ, बाकी और डिटेल से हम आगे हायर क्लासेस में चर्चा करेंगे, अगर आपका एनसीईआरटी में दिया होगा तो, क्योंकि क्लास 6 की एनसीईआरटी में कुछ भी नहीं दिया, ये तो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ ताकि आपको चीज़ें जो है कनेक्ट करने में आसानी रहे, ठीक है। तो चंद्रगुप्त फर्स्ट हो गया। फिर उसके बाद मैंने आपको बताया था कौन हुआ? समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के बारे में तो बहुत विस्तार से अभी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा, तो इसका बस एक पॉइंट लिख लीजिए, जैसा कि आपने बताया था समुद्रगुप्त कि ये जो है भारत का नेपोलियन कहलाता है,
ठीक है, इसे क्या कहते हैं? इसे भारत का नेपोलियन कहते हैं। ठीक है, हालांकि मजे की बात यह है कि भाई नेपोलियन तो कई लड़ाई हारा भी था, ठीक है, लेकिन ये कोई भी लड़ाई नहीं हारा। नेपोलियन तो आपका 18वीं 19वीं शताब्दी में हुआ और ये आपका जो है 6ठी शताब्दी में हुआ, तो होना उल्टा चाहिए था। ठीक है, नेपोलियन को जो है यूरोप का समुद्रगुप्त बोलना चाहिए था, लेकिन चूंकि भारत पर अंग्रेजों का राज था इसलिए उन्होंने जो है भारत में समुद्रगुप्त को, ठीक है, समुद्रगुप्त को जो है बोल दिया भारत का नेपोलियन। ठीक है, हालांकि इसका उल्टा होना चाहिए था, नेपोलियन को कहा जाना चाहिए था यूरोप का समुद्रगुप्त। ठीक है, ये क्या लिखा हुआ है? 622 क्या था फिर? 622, 622 मतलब कहाँ है 622? इसका क्या मतलब होता है 622? कहाँ लिखा हुआ है भाई 622? तो समुद्रगुप्त जो है वो भारत का नेपोलियन है, याद रखिएगा। ठीक है, नेपोलियन बोनापार्ट, बिल्कुल सही बात है। अब इसके बाद चौथा वाला पॉइंट आप नोट करिएगा, चौथा वाला पॉइंट आप नोट करिएगा। समुद्रगुप्त के बाद जो अगला राजा है उसका नाम है चंद्रगुप्त सेकंड। ठीक है, क्या नाम है? चंद्रगुप्त सेकंड, चंद्रगुप्त द्वितीय, चंद्रगुप्त द्वितीय। और इसको जो है आप याद रखिएगा, इसने जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसने जो है विक्रमादित्य उपाधि धारण की। ठीक है, हालांकि विक्रमादित्य की उपाधि धारण करने वाले 85 राजा हुए। ठीक है, ही वॉज नॉट द फर्स्ट रूलर। 85 राजा ने विक्रमादित्य की उपाधि धारण करके रख रखी है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। राजा के लिए क्या बड़ी बात है, कुछ भी उपाधि धारण कर लो, महाराजा धीराज, ठीक है, सर्व छत्रांतक, विक्रमादित्य, ये वो, ठीक है, तो कुछ भी कर सकते हैं। तो इसने भी जो है विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। ठीक है, विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। और इसके समय में जो है आप याद रखिएगा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार, इसके समय में जो है आप याद रखिएगा सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है, सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार देखने को मिलता है। ठीक है, 622 हाँ हिजरी है। अच्छा वो संवत आप पूछ रहे हैं, तो 622 तो इस्लामी है ना, इस्लामी वाला है, वो मक्का मदीना वाला है। गुप्त 319 था। ठीक है, 622 हिजरी वाला है, मुस्लिम संवत। ठीक है, मोहम्मद साहब के मक्का से मदीना जाने का प्रतीक है। ठीक है, उसे कहते हैं हिजरत, हिजरत का प्रतीक है। ठीक है, तो 622 हिजरी संवत क्या है? वो मुस्लिम संवत है। ठीक है, समझ रहे हैं? तो चंद्रगुप्त सेकंड उसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की और उसके समय में सर्वाधिक साम्राज्य विस्तार हुआ। ठीक है, अच्छा उसके बाद फिर 5वां नंबर का पॉइंट भी नोट कर लीजिए, सबके बारे में एक एक दो दो पॉइंट मैं आपको लिखवा देता हूँ, बाकी फिर आगे जो है हम और विस्तार से चर्चा करेंगे। ठीक है, 5वां पॉइंट, तो 5वां राजा कौन सा हो गया आपका? कुमारगुप्त। ठीक है ना, आप जानते हैं कुमारगुप्त के समय में क्या हुआ भाई? ठीक है, बताइए भाइयों बहनों, कुमारगुप्त के समय में क्या हुआ? कोई कोई आइडिया है आपको? ठीक है, हाँ जी, देवियों और सज्जनों, भाइयों बहनों, कुमारगुप्त की एक दो उपलब्धियां हमें बताइए। हाँ जी, कुमारगुप्त की एक दो उपलब्धियां मेरे ख्याल से आपने बताई भी थी, तो दूसरे को बताइए, फिर से बताइए। ठीक है, हाँ जी, आंचल, कनक, गौरी, सलोनी, काजल, नालंदा यूनिवर्सिटी। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, कुमारगुप्त का जो सबसे बड़ा योगदान है वह इतिहास में है नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। नालंदा विश्वविद्यालय कहाँ पे है? तो आपका बिहार में है। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना जो है वो कुमारगुप्त की सबसे बड़ी उपलब्धि। बिल्कुल सही बात है, आप काफी विद्वान व्यक्ति हैं सब लोग। ठीक है, तो नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना, नालंदा विश्वविद्यालय की स्थापना। ठीक है, आपको ये भी याद रखना है कि इसके टाइम के बाद से जो है धीरे धीरे अब विदेशी हमले शुरू होंगे, हुणों का हमला शुरू होगा, जिसकी वजह से अब गुप्त धीरे धीरे डाउनफॉल की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो अब इसमें अगला जो शासक आ जाएगा, ठीक, छठा, छठा पॉइंट आप इसमें नोट कर सकते हैं। छठा पॉइंट है आपका स्कंदगुप्त। क्या नाम है? स्कंदगुप्त। अब स्कंदगुप्त को कहा जाता है कि ही वॉज द लास्ट ग्रेट रूलर। ठीक है, अंतिम शक्तिशाली शासक था वो, अंतिम शक्तिशाली शासक था। अब अंतिम शक्तिशाली शासक था ये, और इसके समय विदेशी हमले जो हैं शुरू हो जाएंगे। ठीक है, विदेशी आक्रमण। ठीक है, हालांकि वो पहले से ही जो है अपना पूरा तैयारी बनाए हुए थे। विदेशी आक्रमण, इसके टाइम में हुणों का अटैक हुआ। हुण कौन थे? विदेशी थे।
हुणों का हमला, ठीक, हुणों का हमला, ठीक है, हुणों ने अटैक कर दिया। हालांकि स्कंदगुप्त उनको हराने में सफल रहा था, ऐसा नहीं कि हार गया था, ठीक है। तो हुण पराजित, हुण जो थे वो पराजित हो गए थे, लेकिन इससे साम्राज्य कमजोर हो गया। लेकिन इससे क्या हुआ, इतना पैसा लगाना पड़ा, इतना जो है आप कह सकते हैं एफर्ट लगाना पड़ा उनको हराने में, कि इससे साम्राज्य आगे चलकर क्या हो गया, कमजोर हो गया। इससे साम्राज्य आगे चलकर क्या हो गया, कमजोर हो गया, ठीक है। यहीं से जो है, हाँ जी, हुणों के आक्रमण को विफल किया था, वही मैं आपको कहना चाहता हूँ। किसके जमाने में विदेशी हमला हुआ, हुण, हुण कौन थे, विदेशी थे, जैसे मिहिरकुल वगैरह का नाम आता है। तो इसमें जो है इन्होंने अटैक किया था, तोरमान है, मिहिरकुल है, कई सारे लोग थे। तो ये जो है विदेशी हमला किए, ये पराजित हो गए, ठीक है, इनको हरा दिया गया। लेकिन इतना एफर्ट लग गया, इतना पैसा लग गया, कि इससे जो है बाद में साम्राज्य कमजोर हो गया। और फिर उसके बाद स्कंदगुप्त के मरने के बाद जो आगे के गुप्त शासक हैं, वो जो है इतना ज्यादा कह सकते हैं पावरफुल नहीं हो सके, जितने पावरफुल पहले के राजा थे, ठीक है, समझ रहे हैं। मोहम्मद सामी कह रहे हैं इसने एक झील का निर्माण करवाया था, उसका नाम नहीं याद आ रहा। झील का निर्माण तो पहले ही हो गया था, ठीक है, उसने उसकी मरम्मत वगैरह करवाई थी, ठीक है, उसमें से नहरें वगैरह निकलवाई थी, सुदर्शन झील। सुदर्शन झील तो मौर्य वंश की झील है, ठीक है। हाँ जी, जूनागढ़ अभिलेख, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। तो झील जो है वो सुदर्शन झील है, लेकिन उसका निर्माण पहले ही हो गया था। मैंने आपको बताया भी तो था एक दो दिन पहले जब हम क्लास कर रहे थे, मैंने आपको बताया था। मैंने बताया था चंद्रगुप्त मौर्य के समय में वो बनी, फिर उसके बाद अशोक के समय में उस पर कार्य हुआ, फिर उसके बाद जो है रुद्र दमन के उसके समय में जो है मरम्मत हुई, फिर गुप्त का समय में भी काम हुआ, ठीक है, तो याद रखिएगा वो, ठीक है भाई। तो हाँ, स्कंदगुप्त भी जो है उससे रिलेटेड है, समझ रहे हैं भाई। तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं, इसको आप याद कर लीजिएगा। अब देखो मैं आपको फिर से बता दे रहा हूँ, क्योंकि आपकी क्लास 6 की एनसीईआरटी में पॉलिटिकल हिस्ट्री दी नहीं है। मैं आपको पहले ही बता रहा हूँ ना, ये बात आप समझ लीजिएगा, कि अब इतिहास का ओरिएंटेशन चेंज हो रहा है, अब इतिहास का दृष्टिकोण बदल रहा है। अब जो है बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री पे बल है नहीं। जो नई एनसीईआरटी आ रही है तो पूरे का पूरा पॉलिटिकल हिस्ट्री उन्होंने गायब कर दी है, तो समझ में नहीं आएगा कि कहाँ क्या चल रहा है, ठीक है। कल्चरल हिस्ट्री पे ज़्यादा बल है, इसी वजह से आप देखिएगा कि इसमें जो है हमें बहुत ज़्यादा पॉलिटिकल हिस्ट्री देखने को नहीं मिलती, ठीक है। चंद्रगुप्त ने ही करा दिया था, बिल्कुल सही बात है। मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था, मौर्य वंश का अंतिम शासक बताया तो था बृहदत्त था, ठीक है, बृहद्रथ, ठीक है। बृहदत्त को ही हरा के मार के पुष्यमित्र शुंग बना था ना, बताया तो था आपको, ठीक है। हालांकि समझ रहे हैं, हाँ, बृहद्रथ करके नाम उसका मिलता है, ठीक है भाई, ये हो गया। तो ये आपका हो गया दूसरा वाला पॉइंट। ये आपका कौन सा हो गया, गुप्त काल का परिचय। तो हमने जो है कालक्रम समझ लिया, गुप्त काल का परिचय समझ लिया, गुप्तोत्तर काल में अलग बताऊंगा इसके बाद। अब तीसरा हम बात करने जा रहे हैं समुद्रगुप्त और उसकी विजयों के बारे में, और स्पेशली हम बात करेंगे प्रयाग प्रशस्ति के बारे में। तो तीसरा पॉइंट हमारा क्या हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त व उसकी विजय, ठीक है, समुद्रगुप्त जो है और उसकी विजय, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। तो तीसरा पॉइंट हमारा हो जाएगा, तीसरा पॉइंट हो जाएगा समुद्रगुप्त और उसकी विजय, समुद्रगुप्त व उसकी विजय। ये आपको एनसीईआरटी में स्पेशली दिया हुआ है, ये आपको एनसीईआरटी में स्पेशली दिया हुआ है, इसलिए जो है हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। क्लास 6 की एनसीईआरटी में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा दूंगा। तो समुद्रगुप्त और उसकी विजय। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो हमारा समुद्रगुप्त है, ठीक है, वह जो है सबसे प्रतापी राजा है, और उसने काफी बड़ा साम्राज्य विस्तार किया, ठीक। तो हमें जो है आप याद रखिएगा, सबसे प्रतापी शासक, सबसे प्रतापी शासकों में से है, सबसे प्रतापी शासक, ठीक, साम्राज्य विस्तार, व्यापक साम्राज्य विस्तार, व्यापक साम्राज्य विस्तार, और उसका साम्राज्य विस्तार की जो हमें जानकारी मिलती है, ठीक है, उसकी जानकारी जो हमें मिलती है, ठीक है, आप याद रखिएगा जानकारी किससे मिलती है, तो वो जो है हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। जानकारी किससे मिलती है, तो जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। अब प्रयाग प्रशस्ति से कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ये मैं आपको फिर आगे भी बताऊंगा, दोबारा से हम इस पर डिस्कस करेंगे, ठीक। प्रयाग प्रशस्ति, प्रयाग प्रशस्ति तो आप समझ ही रहे होंगे, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, प्रयाग में है, यानी पहले जैसे इलाहाबाद बोलते थे,
तो प्रयाग प्रशस्ति जो है वह अशोक का जो इलाहाबाद अभिलेख है, ठीक है, अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर उसको खोदा गया है। अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर वो क्या है, खुदा हुआ है। अशोक का जो इलाहाबाद अभिलेख था, जिसे अकबर जो है इलाहाबाद के किले में एस्टेब्लिश कर दिया था, उस पर जो है ये उत्कीर्णित है। उस पर क्या है, उस पर ये जो है खुदा हुआ है। अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर क्या है, ये खुदा हुआ है, उस पर उत्कीर्णित है। अशोक का जो इलाहाबाद वाला अभिलेख है वो जो है कहा जाता है पहले कौशाम्बी में हुआ करता था। अशोक के इस अभिलेख को बाद में अकबर जो है उठा के इलाहाबाद के किले में एस्टेब्लिश कर देता है, ठीक है। और इसी में हमें अशोक का अभिलेख भी मिलता है, ठीक है, जहांगीर का लेख भी मिलता है, रानी करुवाकी का लेख भी मिलता है। तो कई सारे लेख जो है इस पे हमें मिलते हैं। तो याद रखिएगा, प्रयाग प्रशस्ति कहाँ पे है, अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर उत्कीर्णित है, ठीक है। और इसका जो लेखक था, राइटर जो था, उसका नाम था हरिशेन। इसका जो राइटर है वो था आपका हरिशेन। इसका जो राइटर है उसका नाम क्या है, उसका नाम है हरिशेन। हरिशेन, हरिशेन कौन है, तो हरिशेन जो है इसका दरबारी कवि है, ठीक है। हरिशेन जो है इसका दरबारी कवि है और उसने जो है काव्य शैली में इसकी रचना की है, ठीक है। काव्य मतलब कविता की फॉर्म में है, काव्य शैली में जो है इसकी रचना की गई है, ठीक है। काव्य शैली में जो है इसकी रचना की गई है। समझ रहे हैं भाई। प्रयाग प्रशस्ति हमारे कौशाम्बी, वाह मुबारक हो बबीता जी, आपके कौशाम्बी के बारे में जो है जानकारी प्राप्त हुई आपको। हम इलाहाबाद से ही ये सर देखा है। आप इलाहाबाद से, तो मैं कैसे देख लूंगा आपको, बताइए। यहाँ से, मेरे यहाँ से इलाहाबाद नहीं दिखता। काजल कह रही है हम इलाहाबाद से ही देखा है क्या, तो मैं आपको कैसे देख सकता हूँ भाई। अच्छा, आप ये कहना चाहते हैं कि आपने जो है उसको देखा है, तो बहुत बढ़िया बात है, ठीक। तो हरिशेन जो है वो कौन है, कोर्ट पोएट है, कोर्ट पोएट, दरबारी कवि, यानी एक तरीके का चाटुकार, जो है राजा की चाटने का काम करता है कि राजा तू तो जने क्या है, राजा तू तो जने क्या है, राजा जने तू तो क्या है। तो इसमें बहुत लंबी लंबी फेंकी इन्होंने, ठीक है ना। आप देखिएगा जितने भी जो शब्द यूज करते हैं ना, प्रशस्ति, प्रशस्ति का मतलब लंबी लंबी फेंकना, ठीक है। इसमें राजा अगर जो है मच्छर मार देता था, तो जो हरिशेन है वो बोलेगा कि वो तो शेर को मार दिया। समझ रहे ना, समझ रहे। राजा ने अगर जो है फूंक मार के मच्छर उड़ा दिया, तो हरिशेन बोलेगा कि इसने फूंक मार के शेर उड़ा दिया, ठीक। तो प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति बेसिकली जो है राजा की उपलब्धियों का बढ़ा चढ़ा के वर्णन होता है। इसमें जो चाटुकार होता है, जो चाटने का काम करता है राजा की, जिसके जो हरिशेन है, हरिशेन क्या करता है, ठीक, वो उसको बताता है, ऐसे ऐसी बातें बोलेगा जिसको भरोसा ही नहीं होगा कि राजा जब चलता था तो धरती हिल जाती थी, राजा जब गुस्सा करता था पर्वत जो है हिलने लगता था, राजा जो है पर्वत को उठा के फेंक के मार देता था, ठीक है, राजा जो है पूरी गर्जना कर देता था, राजा ये राजा वो, राजा तो भगवान है, इस तरह की चीजें बात कर रहा है, ठीक है। समझ रहे हैं। तो उनको इसके लिए पैसा मिलता था, इसलिए वो बोलता था भाई। तो आप याद रखिएगा कि इसमें जो है उसने क्या किया है, समुद्रगुप्त के बारे में बताया, लेकिन बहुत बढ़ा चढ़ा के बताया, जने क्या क्या उसने इतनी लंबी लंबी फेंकी। समझ रहे हैं? तो याद रखिएगा, ठीक है जी। तो प्रशस्ति क्या होता है, प्रशस्ति एक तरीके की प्रशंसा है जिसमें राजा की उपलब्धियों को बढ़ा चढ़ा के बताया जाता है। और वो क्यों बताया जाता है, क्योंकि भाई वो उसका कोर्ट पोएट है, दरबारी कवि है, उसी को उससे फायदा मिलना है, उसी को उसको पैसा मिलना है, तो वो जो है उसके बारे में बात कर रहा है। और ऐसी ऐसी लंबी लंबी बात फेंकेगा कि आपको लगेगा पता नहीं समुद्र आदमी भी था कि भगवान था, ठीक है। तो इस तरह की चीजें जो है वो बात करता है। तो इसमें जो है प्रयाग प्रशस्ति में हमें क्या मिलता है, प्रयाग प्रशस्ति में हमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन मिलता है। इसमें हमें क्या मिलता है, तो इसमें हमें मिलता है समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन। समुद्रगुप्त की विजयों का जो है हमें वर्णन मिलता है। और इसमें जो है इसने काफी बताने की कोशिश की है कि समुद्रगुप्त किस तरीके का आदमी था, ठीक है। समझ रहे हैं? हाँ जी, हाँ जी। फेंकने की कला जो है काफी प्राचीन है और वो प्राचीन काल से ही चली आ रही है, ठीक है। हो सकता है पाषाण काल का मनुष्य भी फेंका करता होगा, लेकिन पता नहीं था, ठीक है, उसके बारे में जानकारी नहीं है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। आपको भी पैसा, अगर बबीता जी को भी आप पैसा दीजिएगा तो वो भी खूब लंबी लंबी फेंकेंगी, ठीक है। तो कोई भी फेंकेगा, नेचुरल सी बात है। तो भाई हरिशेन को जो है पैसा मिलता था तो ये खूब फेंकता था, ठीक है।
तो किसी को भी पैसा दो वो आपके बारे में प्रशंसा करना शुरू कर देगा। ठीक है, तो सबको जो है 100-100 करोड़ रुपया दो और अपनी प्रशंसा करवाओ। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? तो ये चीज आपको ध्यान रखनी। अब देखो हमें क्या वर्णन मिलता है इसके बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ये जो है आप याद कर लीजिएगा, फिर मैं आपको इसको मानचित्र में भी दिखा दूंगा। ठीक है, तो प्रयाग प्रशस्ति के बारे में कुछ डिटेल्स आपको याद रखनी है। अच्छा, काव्य शैली क्या होती है? काव्य शैली तो समझ रहे ना, पोयम, पोयम की तरह इसको लिखा गया है। ठीक है, काव्य शैली मतलब इन अ पोयम फॉर्म, एक कविता के रूप में इसको लिखा गया है। ठीक है, साइड हो जाइए, लीजिए भाई, अभी दिख रहा है आपको? ठीक, तो समुद्रगुप्त जो है वो सबसे प्रतापी शासक है। उसके काल में सबसे व्यापक जो है साम्राज्य विस्तार हुआ, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। प्रयाग प्रशस्ति अशोक के इलाहाबाद अभिलेख पर जो है खुदवाई गई है, यानी उत्कीर्णित है। इसमें लेखक जो है उसका नाम हरिशेन था, जो समुद्रगुप्त का दरबारी कवि है, और उसने उसकी कविता के फॉर्म में जो है रचना की है। और मुख्य रूप से इसमें हमें समुद्रगुप्त की विजयों का वर्णन देखने को मिलता है। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी, सीधा पत्थर फेंकता था, ये बात ही सही है। ठीक है, हाँ जी, कमलेश जी नमस्कार। समझ रहे हैं भाई? तो प्रयाग प्रशस्ति ये समझ में आया। अब देखो आपकी एनसीईआरटी में जो है दिया हुआ है कि भाई उसने कहाँ कहाँ विजय की थी, उसने किस किस तरीके की उपलब्धियां हासिल की थी, ये जो है आपको दिया हुआ है एनसीईआरटी में। इसलिए जो है मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ, ताकि आप इसको समझ से कर पाए। ठीक है, अब इसमें हम कौन सा वाला पॉइंट लिखेंगे? तो ये आपका ए पॉइंट हो गया, बी पॉइंट हो गया। अब हम बात करेंगे सी पॉइंट पे। अब हम किस पे बात करेंगे? सी पॉइंट पे बात करेंगे कि उसने विविध प्रकार की विजयों को किया, जिसकी जानकारी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है। ठीक है, तो विविध प्रकार की उसने जो है नीतियां अपनाई, विविध प्रकार की नीतियां। ठीक है, इसको जो मैं आपको चित्र में भी दिखा दूंगा तो ये और थोड़ा आपको क्लियर हो जाएगा। विविध प्रकार की नीतियां, ठीक है, डिफरेंट काइंड ऑफ पॉलिसीज जो है वो अडॉप्ट कर रहा है। ठीक, जैसे कि सबसे पहला जो उसने अपना अभियान किया, सबसे पहला जो उसने अपना अभियान किया वो आपका नॉर्थ इंडिया के रीजन में किया। ठीक है, जिसको आर्यावर्त बोला गया है। ठीक है, तो उसने आर्यावर्त क्षेत्र यानी नॉर्थ इंडिया का जो रीजन है, ठीक है, आर्यावर्त, ठीक है, आर्यावर्त क्षेत्र यानी आपका नॉर्थ इंडिया का रीजन। तो आर्यावर्त के 9 शासकों, जो 9 रूलर्स हुआ करते थे यहाँ पे, आर्यावर्त के 9 शासक, ठीक है, आर्यावर्त के 9 शासकों का इसने क्या किया? पूर्णतः उन्मूलन कर दिया। आर्यावर्त के 9 शासकों का पूर्णतः उन्मूलन करना, पूरी तरीके से उनको निपटा दिया, खत्म कर दिया। ठीक है, एंड कर दिया, मार दिया, उनका साम्राज्य जीत लिया। तो पहली पॉलिसी क्या है? ठीक है, पहली पॉलिसी है कि उसने नॉर्थ इंडिया यानी आर्यावर्त के 9 राजाओं को पूरी तरीके से मार दिया, पूरी तरीके से उनकी कहानी खत्म कर दी। ठीक है, तो पहला पॉइंट है आर्यावर्त के 9 शासक। फिर उसके बाद जो है वो साउथ इंडिया यानी दक्षिणापथ की तरफ गया, और फिर उसने जो है दक्षिणापथ के जो 12 रूलर्स थे, ठीक है ना, दक्षिणापथ के जो 12 शासक थे, दक्षिणापथ के जो 12 रूलर्स थे, ठीक है, उनको जो है उसने हराया और उनसे आत्मसमर्पण करवाया, उनसे सरेंडर करवाया। ठीक है, तो 12 शासकों का उसने आत्मसमर्पण कराया, सरेंडर उनसे करवाया कि तुम जो है मेरी अधीनता स्वीकार कर लो। तो नॉर्थ इंडिया के जो राजा हैं उनको तो पूरा उसने खत्म कर दिया, उसको सरेंडर करने का मौका नहीं दिया। नॉर्थ इंडिया के राजाओं को निपटा दिया, खत्म कहानी उनकी। ठीक है, उनकी गर्दन उड़ा दी। ठीक है, तो नॉर्थ इंडिया के राजा तो मार दिए उसने। साउथ इंडिया में जब वो गया तो वहां के राजा को उसने पहले हराया। ठीक है, उनको खत्म नहीं किया, हराया। तो दक्षिणापथ के 12 शासकों का उसने क्या किया? आत्मसमर्पण कराया, यानी उनको जो है जीत लिया और उनको सरेंडर करने पे मजबूर किया। अब सरेंडर करने के बाद वो चाहता तो उनको जो है साम्राज्य जीत लेता, लेकिन वही वाली बात है, साउथ इंडिया दूर है, दक्षिणापथ दूर है। तो उसने क्या किया कि उनको जो है केवल सरेंडर करा के अपने अधीन बना लिया। तो उनके आत्मसमर्पण कराया, ठीक है, यानी उन्हें हराया, उन्हें जो है हराया, ठीक है, उन्हें डिफीट किया, फिर उन्हें अपना अधीनस्थ बना लिया, उनका जो है सबॉर्डिनेशन करा दिया, अधीनस्थ बनाया। उन्हें कहा कि तुम मेरे आज से सबॉर्डिनेट हो गए, उन्हें अधीनस्थ बनाया और फिर उन्हें उनका राज्य वापस कर दिया। ठीक है, वह उनका राज्य वापस करना, वह उनका राज्य वापस करना। अब ऐसा उसने कैसे किया, क्यों किया मतलब?
तो वो इसलिए किया क्योंकि भाई गुप्त साम्राज्य जो है वो बेसिकली नॉर्थ इंडिया में है, और उस जमाने में जो है बहुत ज़्यादा अच्छे संचार के साधन होते नहीं थे। कम्युनिकेशन हो गया, रोड्स हो गया, रेलवे हो गया, है ना, मेट्रो ट्रेन हो गया, एयरपोर्ट हो गया, ये सब तो होता नहीं था उस जमाने में। ठीक है ना, टेलीफोन वगैरह होते थे। तो भाई कम्युनिकेशन कैसे हो, इसी वजह से उसने साउथ इंडिया तक अपना जो है बहुत ज़्यादा प्रसार नहीं किया। बस उसने साउथ इंडिया के राजाओं को हरा के उनको छोड़ दिया, उनको उनका स्टेट वापस कर दिया। बस कंडीशन ये अप्लाई की कि नाउ यू विल बी माई सबॉर्डिनेट, आप मेरे अधीनस्थ रहोगे, यानी मेरी बात मानोगे। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है भाई, ये समझ में आया आपको? ठीक है, तो दक्षिणापथ के जो है 12 शासकों का इसने आत्मसमर्पण करा, यानी उन्हें हराया, अधीनस्थ बनाया और उनका राज्य उनको वापस कर दिया। ठीक है, फिर उसके बाद ये जो है और आगे बढ़ा। फिर इसने जो है तीसरी प्रकार की नीति अडॉप्ट करी, थर्ड प्रकार की पॉलिसी अडॉप्ट करी, और फिर जो है ये क्या बढ़ा, किसकी तरफ, तो इंटरनल पार्ट्स में, दूसरे देशों में बढ़ा, मतलब दूसरे एरियाज में बढ़ा। तो आंतरिक भाग में स्थित जो इनके पड़ोसी राज्य थे, ठीक है, अभी मैं चित्र में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। आंतरिक भाग में, ठीक है, जो इसका साम्राज्य का इंटरनल सर्कल था, एक इंटरनल सर्कल एक आउटर सर्कल, अभी मैं चित्र में दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। तो आंतरिक भाग में स्थित जो पड़ोसी राज्य थे, आंतरिक भाग में स्थित पड़ोसी राज्य, अब इसमें कौन कौन थे भाई, आंतरिक भाग में स्थित पड़ोसी राज्य, तो इसमें कौन कौन है, तो इसमें असम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, कौन सा क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया। इसमें जो है आपका बंगाल का क्षेत्र हो गया। इसमें कौन कौन सा क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया। ठीक है, इसमें कोस्टल बंगाल रीजन हो गया, तटीय बंगाल का क्षेत्र हो गया, असम का क्षेत्र हो गया, कोस्टल बंगाल का रीजन हो गया। ठीक, नेपाल हो गया। ठीक है, इसके अलावा देश के पश्चिमोत्तर के भाग में, नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट में, पश्चिमोत्तर में स्थित, पश्चिमोत्तर में स्थित विविध गण, अलग अलग जो है ओलिगार्कीज थी, गण संघ राज्य, उनको बोलते हैं गण संघ राज्य। ठीक है, ओलिगार्कीज हुआ करती थी, जैसे छठी शताब्दी ईसा पूर्व में थी ना, उसी तरीके के। तो देश के नॉर्थ वेस्ट में स्थित विविध गण संघ राज्य जो हुआ करते थे, ठीक है, इनको क्या किया, उनको जो है उसने अपने अधीनस्थ बनाया और उनसे भेंटें स्वीकार की कि पैसा लेके आओ। ठीक है, आई वॉन्ट मनी, पैसा दो पैसा। ठीक है, तो उनसे पैसा मांगा, समझ रहे हैं। तो आंतरिक भाग में स्थित जो पड़ोसी राज्य हैं उनसे वो पैसा मांग रहा है। ठीक है, गौरी कह रही हैं कि आप संडे और सैटरडे की छुट्टी किया कीजिए, इससे हम अच्छे से रिवीजन कर पाते हैं। हाँ, तो संडे की छुट्टी तो होती है भाई, संडे की छुट्टी होती है। ठीक है, शनिवार का देख लेंगे, जैसा आप बोलेंगे वैसा कर लेंगे। तो आंतरिक भाग में स्थित पड़ोसी राज्य, इसमें असम, तटीय बंगाल, नेपाल, पश्चिमोत्तर में स्थित विविध गणसंघ राज्य थे। उनसे उन्होंने क्या किया, उससे उन्होंने क्या किया, तो उनसे भेंट स्वीकार करी। ठीक है, उनसे जो है उसने भेंट स्वीकार करी, भेंट वाला ट्रिब्यूट, है ना, पैसा दो मुझे। ठीक, आई वॉन्ट मनी, सो मच मनी, वेरी मच मनी। ठीक है, तो उनसे जो है उसने भेंट स्वीकार करी, पैसा। ठीक, भेंट स्वीकार करी, उसने उनसे अपना आदेश मनवाया कि जो मैं बोलूंगा वही तुम करोगे। ठीक है, उनसे आदेश मनवाया। ठीक है, उनसे बोला कि तुम जो मैं जो बोलूंगा वही तुम करोगे, आदेश मनवाया। ठीक, और उनसे कहा कि समय समय पर दरबार में आना। ठीक है, और उपस्थिति लगवाना, दरबार में उपस्थिति लगवाना। ठीक है ना, ऐसा ना हो कि तुम भाग जाओ। तो समय समय पर जो है उनका एक अटेंडेंस रजिस्टर बनवाया गया, और उस अटेंडेंस रजिस्टर में उनकी जो है रजिस्ट्री लगा करती थी, प्रेजेंट। ठीक है, यहाँ का राजा प्रेजेंट सर, वहाँ का राजा प्रेजेंट सर। ठीक है, तो इनकी जो है अटेंडेंस लगा करती थी समय समय पर दरबार में, और जब भी दरबार में आया करते थे तो पैसा लेके आते थे। ठीक है, सो मच मनी। तो इनसे क्या किया, इनको हराया, लेकिन इनको जीता नहीं, इनको सबॉर्डिनेट बना दिया और इनसे भेंट स्वीकार करी। इनसे कहा कि तुम मेरी बातें मानोगे, जो मैं कहूंगा वही करोगे, और तीसरा, समय समय पर दरबार में आओगे और समय समय दरबार में आकर फिर हमें पैसा दोगे। ठीक है, समझ रहे हैं, संडे को छुट्टी होती, बिल्कुल सही बात है। ठीक है, हाँ जी, अटेंडेंस लगाते थे। ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना आप, ये समझ में आया आपको?
तो तीसरी नीति क्या है, आंतरिक भाग में स्थित पड़ोसी राज्य असम, तटीय बंगाल, नेपाल और गणसंघ के साथ उनके भेंट स्वीकार की, उनसे आदेश मनवाया और उनको कहा कि आप दरबार में आके उपस्थिति लगाया करो। ठीक है भाई, क्लियर है। अब जो आउटर एरिया में जो थे, आउटर एरिया में जैसे श्रीलंका वगैरह हो गया, तो उनके प्रति क्या नीति थी, तो इसमें चौथा पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, चौथा पॉइंट आप इसमें नोट कर लीजिएगा। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, तो इसमें फोर्थ पॉइंट क्या हो जाएगा, ठीक है, चौथा पॉइंट क्या हो जाएगा, तो चौथा पॉइंट आप नोट करिएगा, जो बाह्य क्षेत्र में जो पड़ोसी राज्य थे, मतलब आउटर सर्कल वाले। ठीक है, मैं अभी फोटो दिखा दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। बाह्य क्षेत्र के, ठीक है, बाह्य क्षेत्र के, ठीक है, बाह्य क्षेत्र के जो शासक थे, बाह्य क्षेत्र के शासक कौन कौन है भाई, तो इसमें जो है जो विदेशी रूलर्स बचे हुए थे वो, तो शक और कुषाणों के वंशज, शक और कुषाण के वंशज हुआ करते थे, शक और कुषाणों के वंशज हुआ करते थे। ठीक है, इसमें श्रीलंका का राजा था, इसमें श्रीलंका का राजा था, श्रीलंका का शासक था। उसके प्रति क्या नीति अपनाया, तो उसके नीति जो है उन्हें सबॉर्डिनेट बनाया गया, यानी उन्हें अपने अधीन बनाया गया। ठीक है, अधीन बनाना, उनको सबॉर्डिनेट बनाया गया, अधीन बनाना, उन्हें अपने अंडर लिया गया। ठीक है, और उनसे वैवाहिक संबंध स्थापित किए गए, यानी उनकी लड़कियों से विवाह किया गया। ठीक है, तो उनकी पुत्रियों से इसने ब्याह कर लिया। ठीक है, पुत्रियों से विवाह क्या कर लिया, पुत्रियों से विवाह कर लिया, ताकि अब चूंकि रिलेशन हो गया, ठीक है, फैमिली रिलेशन हो गया, तो फैमिली रिलेशन होने के चलते वो किसी तरीके का जो है षड्यंत्र ना कर सके और कर सके। ठीक है भाई, ठीक है ना भाई, समझ रहे हैं। काजल यादव कह रही उत्तर भारत के लोगों को क्यों नहीं छोड़ा, उन्हें भी तो छोड़ सकता था। भाई नेचुरल सी बात है ना, क्योंकि गुप्त वंश जो है, गुप्त राजवंश जो है नॉर्थ इंडिया में है, तो बगल में ही एनिमी थोड़ी बैठाएंगे भाई, दूर एनिमी है तो चलो चल जाएगा काम, बगल में एनिमी थोड़ी बैठाएंगे, दुश्मन को बगल में थोड़ी बैठाया जाता है, दुश्मन को निपटा देते हैं। तो बगल में एनिमी जो था उसको उसने खत्म कर दिया। नॉर्थ इंडिया में उनका राज है, नॉर्थ इंडिया में ही जो है वो अपने एनिमी नहीं रख सकता था, तो उसने क्या किया कि जो आपके नॉर्थ इंडिया के एनिमी है सबको खत्म कर दिया, कि जो है आपको किसी भी तरीके का दिक्कत ना हो। ठीक है, समझ रहे हैं। भेंट मतलब गिफ्ट, हाँ उसको इंग्लिश में ट्रिब्यूट बोलते हैं, गिफ्ट कह सकते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं भाई, भाइयों बहनों। ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक है विद्यार्थियों, अगर आपको ऐसा लगता है तो हम सैटरडे संडे का छुट्टी कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। आप डिसाइड कर लेना। ठीक है, आप आपस में डिसाइड कर लो, सब अपनी अपनी तलवार निकाल लो और आपस में लड़ाई शुरू करो, जो आदमी जीतेगा उसकी बात मान ली जाएगी। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दी वॉर। ठीक, लड़ाई शुरू करी जाती है। ठीक है, मैं युद्ध की घोषणा करता हूँ, सब अपनी अपनी तलवारें निकाल लें और सब एक दूसरे का गर्दन काटें, आखिरी में जो जिंदा बचेगा उसकी बात मानी जाएगी। ठीक है भाई, समझ रहे हैं। तो बाह्य क्षेत्र के जो शासक थे उनका क्या किया गया, उनसे वैवाहिक संबंध बनाए गए। ठीक, और वैवाहिक संबंध बनाने के बाद उन्हें अपने अधीन बना लिया गया, ताकि वो किसी तरीके का विद्रोह का विचार ना करें। ठीक है, ठीक है भाई, ठीक है, हाँ जी, हाँ जी। ठीक, तो आप आपस में डिसाइड कर लो, फिर बात करेंगे क्या करना है। अब देखो इसका मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ, ये जो है आपको थोड़ा सा अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, ये जो है आपका, ठीक, अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, और बेहतर तरीके से आप जो है इसको कर पाइएगा। देखिए मैं आपको चित्र दिखा देता हूँ कि ये नीति जो है कहाँ कहाँ लागू थी और कैसे लागू थी। तो देखिए, अब देखो यहाँ पे, ये देखो, ये जो है ये प्रयाग प्रशस्ति में जो है, ठीक है, प्रयाग प्रशस्ति में जो है वर्णन किया गया है। समझ रहे हैं कि जो समुद्रगुप्त था वो किस प्रकार का योद्धा हुआ करता था। ये जो है हरिशेन ने बताया है कि किस तरह की बातें वो करता था। ठीक है, ठीक है, शमशेर कह रहे हैं हिस्ट्री बहुत लंबा है, इसलिए संडे को सिर्फ छोटे बच्चे, छोटे बच्चे। ठीक है, तो कह रहा है जिसका शरीर युद्ध मैदान में कुठार, कुल्हाड़ी, तीर, भाले, बर्छी, तलवार, लोहे की गदा, नुकीले तीर और अन्य सैकड़ों हथियारों से लगे घावों के दाग से बरे होने के कारण
अत्यंत सुंदर दिखता है। कितनी लंबी फेंक रहा है, देख रहा है? ठीक है, एक नंबर का फेंकू आदमी है हरिशेन। ठीक, तो देखिए कितना लंबा उसने फेंका। आप ये देखिए कि भाई एक ऐसा आदमी जो है, ठीक है, एक ऐसा आदमी समुद्रगुप्त, इसको मतलब ये साउथ इंडिया हीरो से भी 2 कदम आगे निकल गया। ठीक है, साउथ इंडियन हीरो होता है ना कि उसको 100 गोली मारो तो भी कुछ नहीं होता है, तो ये काम पहले से चला आ रहा है कि उसने बताया कि भाई जो समुद्रगुप्त है उसको कुठार लग गया, कुल्हाड़ी लग गई, तीर लग गया, भाला लग गया, बर्छा लग गया, तलवार लग गई, लोहे की गदा लग गई, तीर लग गए और सैकड़ों हथियार लग गए, सब मारा तब भी उसको कुछ नहीं हुआ। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये क्या है, इसी को कहा जाता है प्रशस्ति। यही है प्रशस्ति का उदाहरण कि भाई इतनी लंबी फेंको कि आदमी को समझ में नहीं आया कि क्या करूं इसका। ठीक है, समझ रहे हैं? तो इतनी लंबी ये फेंका करते थे। ठीक है, समझ रहे हैं ना भाई? तो ये प्रशस्ति का एक उदाहरण है जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक, तो ये है। अच्छा, यहाँ पे देखिए वही जो आप बता रहे थे कि भाई समुद्रगुप्त जो है उसको सिक्कों पर जो है विविध तरीके के कार्य करते हुए दिखाया गया है, जैसे कि उसको वीणा बजाते हुए दिखाया गया। तो ये भी क्वेश्चन में पूछा जाता है कि भाई वीणा बजाते हुए किसको दिखाया गया है, तो समुद्रगुप्त को दिखाया गया है। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, एक को मारेगा तो 4 मर जाएंगे, ऐसे थोड़ी होता है। एक को मारेगा तो 40 मर जाएंगे, 4 क्या होते हैं, 4 तो कुछ भी नहीं होते। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ये भी जो है आपको दिखाया गया है कि किस तरीके से जो राजा है वो वीणा बना रहा है। बर्छा क्या होता है, तो वही एक तरीके का तीर ही कह सकते हैं, एक तरीके का। ठीक, अब देखो यहाँ पे जो है आपको ये चित्र दिखाया गया, मेरे ख्याल से आपको ये दिखाई दे रहा होगा, और ये अलग अलग कलर से दिखाया गया, जो मैंने आपको दिखाया था ना, जो मैंने आपको बताया ना वही। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे आपको दिखाया जाए तो देखो ये लिखा हुआ है, इसको आप पढ़ सकते हैं, आपको क्लास 7th की एनसीईआरटी में, मतलब कक्षा 6 की एनसीईआरटी में मिलेगा कि ये जो मानचित्र है वह प्रयाग प्रशस्ति की जानकारी के आधार पर बनाया गया है। और हरिशेन जो है वो 4 प्रकार के राजा और उनके प्रति समुद्रगुप्त की नीति का वर्णन करता है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? तो देखो कह रहा है कि हरे रंग का जो क्षेत्र है, जो ग्रीन कलर का जो एरिया है, वो आर्यावर्त के 9 शासकों का है, जिसे समुद्रगुप्त ने हराकर उसके राज्य को अपने साम्राज्य में मिला लिया। आप देख पा रहे हैं ग्रीन कलर का एरिया आपको दिख रहा है, ये यहाँ पे नीचे ग्रीन कलर का एरिया आप दिख रहा है ना? ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, तो देखो यहाँ पे मथुरा हो गया, कन्नौज हो गया, प्रयाग हो गया, पाटलिपुत्र हो गया, नालंदा हो गया। तो इसी एरिया में तो था ना गुप्त काल, इसी एरिया में था ना गुप्त काल। तो यहाँ पे अगर किसी राजा को छोड़ देगा तो उसका साम्राज्य कैसे टिकेगा? इसी वजह से उसने इस एरिया का, इसको कहा गया आर्यावर्त का क्षेत्र, इस आर्यावर्त वाले क्षेत्र के राजाओं को उसने क्या किया, पूरी तरीके से खत्म कर दिया। पूरी तरीके से क्या कर दिया, खत्म कर दिया। ठीक, अब देखिए इसके पास में आपको देखो दक्षिणापथ के दिखाई देंगे, दक्षिणापथ के 12 राजे। अब जो दक्षिणापथ के 12 राजा हैं उनको रेड डॉट्स से दिखाया गया, लाल रंग के जो है डॉट्स हैं यहाँ पे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यहाँ पे 9 दिखाया गया है, लेकिन कुल मिला के यहाँ पे 12 राजा थे। याद रखिएगा। ठीक है, समुद्र कहाँ पे रहता था? समुद्र को जमीन पे रहता था, और कहाँ पे रहेगा बताइए? महल में रहा करता था। ठीक, तो आप देख रहे हैं ये वाले एरिया में जो है समुद्रगुप्त है, तो यहीं के जो है उसने राजाओं को मार दिया। ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको दिख रहा है रेड डॉट्स, तो ये क्या है, दक्षिणापथ के एरिया है। और यहाँ के जो राजा थे, मतलब यहाँ का जो एरिया है, वहां पे उसने क्या किया कि इन एरियाओं को, यहाँ पे लिखा हुआ है कि इनको जो है हारने के बाद समर्पण करवाया और फिर से उन्हें शासन करने की अनुमति दी, लेकिन उनको अधीनस्थ बना लिया गया था। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? अब देखो तीसरा, पड़ोसी देशों का आंतरिक घेरा, ये आपको बैंगनी रंग से दिखाया गया है। देखिए आपको यहाँ पे दिख रहा है ये जो है बैंगनी रंग, हल्की, हालांकि बैंगनी जैसा दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा पिंक पिंक सा दिख रहा होगा। ठीक है, बट ये हाँ बैंगनी रंग ही है, मान लिया जाना चाहिए। हल्का हल्का पिंक पिंक सा दिख रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ बैंगनी है बट दिखा रखा है इसने पिंक कलर में। ठीक, तो पिंक या बैंगनी में जो दिखाया गया है इसमें असम, तटीय नेपाल और गढ़संग वगैरह थे। ये समुद्रगुप्त के लिए उपहार लाते थे, आज्ञा का पालन करते थे और दरबार में अटेंडेंस लगाते थे। तो ये दिख रहा है ना बैंगनी या पिंक रंग से जो दिख रहा है। ठीक है भाई, समझ रहे हैं? और फिर उसके बाद आता है इसमें ब्लू कलर वाला, जो लाइट ब्लू कलर में है। इसमें देखो साउथ का रीजन यानी आपका श्रीलंका और आपका नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ रीजन। यहाँ पे कौन हुआ करते थे, तो यहाँ पे कुषाण और शक के वंशज और श्रीलंका का शासक।
तो इनसे अधीनता स्वीकार कराई गई, ठीक है, इनसे अधीनता स्वीकार कराई गई और अपनी पुत्रियों का विवाह जो है इनसे कराया गया, अपनी पुत्रियों का विवाह जो है इनसे कराया गया, ठीक है। हाँ जी, बैंगनी जो है वो लाइट बैंगनी लग रहा है, तो ये कलर आप स्कीम याद रख सकते हैं, ये आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है ताकि आप अच्छे से चीज़ों को समझ पाएं, समझ रहे हैं ना। तो देखो हरे रंग का क्षेत्र आर्यावर्त का क्षेत्र है, फिर उसके बाद जो है ये दक्षिणापथ रेड डॉट्स, फिर आपका बैंगनी रंग वाला पड़ोसी देश का आंतरिक घेरा, और फिर बाह्य एरिया जो आपको ब्लू कलर से दिखाए गए हैं। यहाँ पे एरिया में सब अलग अलग एरिया में अलग अलग प्रकार की जो पॉलिसी है वो जो है स्टार्ट की गई थी, ठीक है। हाँ जी, मुगलों के बारे में भी कह सकते हैं, उन्होंने भी इस तरीके का किया था, ठीक है। समझ रहे हैं, समझ रहे हैं ना आप, ये चीज आपको समझ में आई विद्यार्थियों, ठीक। तो ये आपको मैंने इसलिए बताया क्योंकि ये जो है आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है और ये जो है काफी महत्वपूर्ण प्रकार की जानकारी है जो आपको याद रखनी है, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट डिटेल विच यू नीड टू रिमेंबर, ठीक। अच्छा, अब इसमें जो है कुछ और भी डिटेल्स हैं, इसमें जो है कुछ और भी डिटेल्स हैं, जैसे कि देखिए मैं आपको बता देता हूँ कौन सा हो गया था, विविध प्रकार की नीतियां हो गई थी, ये मैंने आपको बता दिया। फिर इसमें सी के बाद आ जाएगा डी पॉइंट, सी के बाद क्या आ जाएगा, डी पॉइंट आ जाएगा। डी पॉइंट क्या है कि प्रशस्ति से हमें और किस किस प्रकार की जानकारियां मिलती हैं, तो डी पॉइंट हो जाएगा प्रशस्ति से प्राप्त अन्य जानकारी। डी पॉइंट क्या हो गया, प्रशस्ति से प्राप्त अन्य जानकारी। हमें और कौन कौन सी जानकारियां प्रशस्ति से प्राप्त होती हैं, प्रशस्ति से प्राप्त अन्य जानकारी, ठीक है। तो इसमें जो है आप कुछ पॉइंट नोट करिएगा, ठीक है। हाँ जी, समझ पा रहे हैं आप, हाँ जी, मैप याद रख लीजिएगा, मैप से जो है चीज़ें ज़्यादा अच्छे से याद होंगी। तो जो हमें प्रयाग प्रशस्ति देखने को मिलती है वो प्रयाग प्रशस्ति और कौन सी डिटेल्स हमें देती है, तो देखो इसमें कुछ पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा कि प्रशस्ति में जो है हमें कुछ और जानकारियां जो मिलती हैं, उसमें पहला जो पॉइंट है कि हमें जो है पूर्वजों के बारे में जानकारी मिलती है समुद्रगुप्त के, है ना, बताया था ना, श्रीगुप्त, घटोत्कच गुप्त, है ना, चंद्रगुप्त, इन सब के बारे में जानकारी कहाँ से मिल रही है, तो प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है, ठीक है। तो पूर्वजों की जानकारी जो है वो हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, पूर्वजों की जानकारी, पूर्वजों की जानकारी किससे मिल रही है, प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है, ठीक है। जैसे वही मैंने आपको बताया, श्रीगुप्त हो गया, घटोत्कच हो गया, ये सब, तो इन सब की जानकारी किससे मिल रही है, ये जो है प्रयाग प्रशस्ति से मिल रही है। दूसरा पॉइंट, इसमें जो है हमें जो इनकी माता जी थी इनकी भी जानकारी मिलती है, ठीक है। समुद्रगुप्त की जो माता जी थी उनकी जानकारी मिलती है, उनका नाम कुमार देवी था, तो माता कुमार देवी की जानकारी मिलती है, ठीक है। इनकी जो माता कुमार देवी थी इनकी जानकारी मिलती है, और ये लिच्छवियों से संबंधित थी, जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व मैंने आपको बताया था गणसंघ था, तो लिच्छवी राजवंश से संबंधित राजकुमारी थी, ठीक है। लिच्छवी राजवंश से संबंधित क्या थी, शी वॉज द प्रिंसेस, लिच्छवी प्रिंसेस थी, ठीक है, लिच्छवी राजवंश से संबंधित राजकुमारी थी, ठीक है। तो दूसरा पॉइंट यह है। फिर उसमें आप जो है तीसरा पॉइंट नोट करिएगा, फिर इसमें आप जो है तीसरा पॉइंट नोट करिएगा कि इसमें जो है हमें शक जो पश्चिम भारत के क्षेत्र में रहते थे उनके खिलाफ जानकारी मिलती है कि समुद्रगुप्त ने क्या किया था, शकों के खिलाफ अभियान किया था, ठीक है। जो विदेशी थे ना, विदेशी शकों के खिलाफ, विदेशी शकों के खिलाफ अभियान की जानकारी, विदेशी शकों के खिलाफ अभियान की जानकारी हमें मिलती है, विदेशी शकों के खिलाफ अभियान की जानकारी, ठीक है। तो विदेशी जो शक थे उनके खिलाफ अभियान की जानकारी भी हमें प्रयाग प्रशस्ति से मिलती है, ठीक है। इसके अलावा हमें प्रयाग प्रशस्ति से यह भी जानकारी मिलती है कि वो जो है विद्वानों को संरक्षण देता था, ठीक है, विद्वानों को संरक्षण देता था। जैसे कि मैंने आपको बताया हरिशेन, वो जो है विद्वानों को संरक्षण देता था, जैसे कि, ठीक है, जैसे कि कौन, तो जैसे कि आपका हरिशेन, ठीक है, हरिशेन। तो हरिशेन भाई बोल रहा है ना, और आप ध्यान रखिएगा, मैं आपको बता देता हूं, आगे भी इसके बारे में जानकारी मिलेगी कि हरिशेन जो है वो विविध प्रकार के पदों को धारण किए हुआ था, ठीक है। जैसे वो उनका विदेश मंत्री भी था, ठीक है, वो महादंड नायक भी था, कई सारे पद धारण किए हुआ था, समझ रहे हैं। तो इससे क्या हमें शिक्षा मिलती है, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि उस जमाने में खूब जो है चाटुकारिता होती थी और खूब बड़े बड़े पद वो हासिल कर लेते थे इससे, ठीक है।
मुगल शासकों के बारे में नई एनसीईआरटी में नहीं दिया है क्या? नहीं दिया है उसमें, ठीक है। अभी सारी एनसीईआरटी आई नहीं ना, तो अभी जो फिलहाल एनसीईआरटी है उसमें नहीं है, लेकिन आगे की एनसीईआरटी में है, ठीक है। दिया हुआ है, फिलहाल नई एनसीईआरटी में जो है पूरी नहीं आई है, तो आगे की एनसीईआरटी में आएगा तो फिर दिया जाएगा, ठीक है। दिया हुआ है, ऐसा नहीं नहीं दिया है। तो विद्वानों को संरक्षण किसमें मिलता है? हमें जो है हरिशेन के बारे में इससे जानकारी मिलती है, ठीक है भाई, ये तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बताया तो सुजाता जी, बताया तो आपको कि भाई नई एनसीईआरटी में मुगलों के बारे में दिया हुआ है, ठीक है, ऐसा नहीं नहीं दिया, दिया है, ठीक है। तो चौथा पॉइंट है विद्वानों को संरक्षण। चौथा पॉइंट कौन सा है? विद्वानों को संरक्षण जैसे कि हरिशेन। चौथा पॉइंट कौन सा है? विद्वानों को संरक्षण जैसे कि हरिशेन, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया, ठीक है भाई, समझ पा रहे हैं ना आप? तो ये आपका हो गया, ठीक है, कौन सा? समुद्रगुप्त और इसके बारे में जानकारी। तो देखिए हमारा जो है, हमारा कालक्रम हो गया, गुप्त काल हो गया, गुप्तोत्तर काल अभी मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। गुप्तोत्तर काल के बारे में अभी मैं आपको बताऊंगा, समुद्रगुप्त के बारे में हो गया। हाँ, अब हम बात करने जा रहे हैं चौथे पॉइंट के बारे में, और इसमें हम बात करेंगे गुप्तोत्तर काल और उससे संबंधित प्रमुख, ठीक है, और उससे संबंधित प्रमुख शासक, ठीक है। तो अब चौथा पॉइंट जो है हम अब के साथ डिस्कस करेंगे, और वो है गुप्तोत्तर काल, प्रमुख शासक और वंश। तो ये चौथा पॉइंट हो जाएगा हमारा, ये चौथा ही हो जाएगा ना भाई। जैसे देखिए, ये गुप्त काल का परिचय दूसरा पॉइंट था, ठीक है। फिर समुद्रगुप्त की विजय तीसरा पॉइंट था। तो अब चौथा पॉइंट हो जाएगा गुप्तोत्तर काल, शासक और वंश, ठीक है। चौथा पॉइंट हो जाएगा गुप्तोत्तर काल, गुप्तोत्तर काल, शासक व वंश, गुप्तोत्तर काल, शासक व वंश, ठीक है। अलग अलग प्रकार के रूलर्स और उनकी डायनेस्टीज, अलग अलग प्रकार के रूलर्स और उनकी डायनेस्टीज के बारे में हम चर्चा करेंगे। तो देखो, सबसे पहला चीज आपको याद रखना है कि इसका एक सामान्य कालक्रम, ठीक है, इसका एक सामान्य कालक्रम क्या है? तो जनरली जो है गुप्तोत्तर काल माना जाता है आपका 600 से लेकर 1200 ईस्वी, ठीक है। एक जनरल टाइमलाइन में आपको बता रहा हूँ, हर राजा के लिए टाइमलाइन अलग अलग है, ठीक है। ऐसा नहीं कि ऐसा ही था, कुछ राजा पहले से शुरू हो गए थे, ठीक है, कुछ राजा जैसे साउथ इंडिया में पहले से राजा शुरू हो गया था, बट जनरली माना जाता है गुप्तोत्तर काल जो है 600 से 1200 के बीच है, ठीक है। हाँ जी, हाँ जी। कुमार देवी कौन थे? कुमार देवी माता थी, ठीक है। कुमार देवी माता थी किसकी? समुद्रगुप्त की। कुमार देवी कौन है? माता है, समुद्रगुप्त की माता जी हैं, ठीक है। शी इज द मदर ऑफ समुद्रगुप्त। और ये क्या है? लिच्छवियों से संबंधित, लिच्छवी क्या है? एक राजवंश है, उससे संबंधित है, ठीक है। तो सामान्य कालक्रम क्या है? 600 से 1200 ईस्वी, ठीक। और इसमें जो है हमें उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में जो है गतिविधियां दिखती हैं, उत्तर व दक्षिण भारत, उत्तर व दक्षिण भारत दोनों में गतिविधियां दिखना, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में जो है हमें गतिविधियां दिखती हैं, उत्तर और दक्षिण भारत दोनों में गतिविधियां दिखना, ठीक है। दोनों में जो है हमें अलग अलग तरीके की गतिविधियां दिखती हैं, ठीक है। जैसे कि मैं आपको केवल एग्जाम्पल दे रहा हूं, फिर इसके बारे में आगे भी हम और डिटेल से चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखो, उत्तर भारत में हमें जो प्रमुख राजवंश दिखाई देता है, उत्तर भारत में जो हमें प्रमुख राजवंश दिखाई देता है उत्तर भारत में, ठीक है। तो उत्तर भारत में कौन है? तो उत्तर भारत में हर्षवर्धन, जैसे आप अभी बता रहे थे ना हर्षवर्धन के बारे में। उत्तर भारत में कौन है? उत्तर भारत में हर्षवर्धन, जो आपको एनसीईआरटी में दिया हुआ है उसी के बारे में आपको बता रहा हूँ। वैसे तो बहुत सारे राजवंश हैं, बट आपको एनसीईआरटी में इतना दिया नहीं है। उत्तर भारत में हर्षवर्धन के बारे में दिया हुआ है, और दक्षिण भारत में जो दिया हुआ है, दक्षिण भारत में जो दिया हुआ है वो आपका दिया हुआ है, एक तो दिया हुआ है आपका, ठीक है, एक तो दिया हुआ है आपका पल्लव शासकों के बारे में, एक तो दिया हुआ है आपका पल्लव शासक के बारे में, और दूसरा दिया हुआ है आपका चालुक्य शासक के बारे में, पल्लव और चालुक्य शासक, ठीक है। मैं आपको फिर से बता देता हूँ, ऐसा नहीं है कि इस टाइम पीरियड में केवल यही थे, 85 राजा हैं, सैकड़ों राजवंश हैं, लेकिन आपको क्लास 6 की एनसीईआरटी में इन्हीं के बारे में दिया हुआ है, इसलिए मैं इनके बारे में बता रहा हूँ,
ठीक है, इसके आगे का जो है क्लास 7th की एनसीईआरटी में आपको दिया है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है भाई, तो इनके बारे में थोड़ा थोड़ा डिटेल में आपको नोट करा देता हूँ, फिर इसके बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे। तो देखो, अगर मैं जो है हर्षवर्धन के बारे में बात करूँ, ठीक है, इन दोनों के बारे में थोड़ी थोड़ी डिटेल में आपको नोट करा देता हूँ, फिर इसके बारे में विस्तार से हम चर्चा करेंगे। कि जब हम हर्षवर्धन के बारे में जो है चर्चा करते हैं, हर्षवर्धन का नाम सुना ही होगा आपने, हर्षवर्धन, या इसको हर्षा भी बोलते हैं, हर्षवर्धन। ठीक है, इसका जो वंश है, इसका जो वंश है वो था पुष्यभूति वंश। ठीक है, ये किस वंश से बिलोंग करता था? पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था। ठीक है, या इसे थानेश्वर का, ठीक है, या इसे थानेश्वर का वर्धन डायनेस्टी भी कहते हैं। ठीक है, पुष्यभूति या थानेश्वर का वर्धन राजवंश। ठीक है, हर्षवर्धन किससे बिलोंग कर रहा है? थानेश्वर। थानेश्वर आपका हरियाणा में है। ठीक है, इसको स्थानेश्वर भी बोलते हैं, ये हरियाणा में है। ठीक, तो इसके वर्धन डायनेस्टी से या फिर पुष्यभूति डायनेस्टी से बिलोंग करता था। तो ये हरियाणा का क्या था? वर्धन डायनेस्टी था। ठीक है, और इसकी जो राजधानी थी वो कन्नौज थी। राजधानी क्या थी? कन्नौज थी। राजधानी क्या है? कन्नौज है। राजधानी है आपकी कन्नौज। ठीक है, शुरुआत में इनकी राजधानी थानेश्वर थी, बाद में कन्नौज बनी। अब वो कैसे बनी उसकी कहानी है, लंबी सी कहानी, वो मैं आपको बता दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा कैसे जो है इन्होंने कन्नौज पे कब्जा किया था। ठीक है, याद रखेंगे। अब इसमें सी पॉइंट नोट कर लीजिए। इसका जो संस्थापक था, ठीक है, वो माना जाता है पुष्यभूति, इसलिए जो है इस राजवंश का नाम बना पुष्यभूति राजवंश। ठीक है, इसका संस्थापक कौन है? पुष्यभूति है। अब इसमें प्रमुख शासक कौन कौन से? हु आर द मेन रूलर्स? इसमें प्रमुख शासक कौन कौन है? ठीक है, तो प्रमुख शासक में आप याद रखिएगा, पुष्यभूति तो है ही, लेकिन 3 राजाओं का नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इनकी कहानी भी मैं आपको बता दूंगा। पहला है आपका प्रभाकर वर्धन। ठीक है, पहला है आपका प्रभाकर वर्धन। ये आपका 585 से 605 ईस्वी तक है। 585 से 605 ईस्वी तक है। ठीक है, फिर उसके बाद आया आपका राज्यवर्धन। फिर आया आपका राज्यवर्धन, इसको राज्यवर्धन सेकंड भी कहते हैं। ठीक है, राज्यवर्धन सेकंड भी कहते हैं। ये 605 से लेकर 606 तक हुआ। 605 से लेकर 606 तक हुआ। और फिर आया आपका हर्षवर्धन। फिर कौन आया? फिर आया आपका हर्षवर्धन, जो 606 से लेकर 647 तक राज किया। 606 से लेकर 647 तक राज किया। ठीक है, अब इसका वर्धन डायनेस्टी का भी अगर आपको टाइम पीरियड नोट करना हो तो वो भी नोट कर सकते हैं। इसका जो टाइम पीरियड माना जाता है, ठीक है, वो 500 AD से माना जाता है। ठीक है, 500 ईस्वी से लेकर 647 तक। 500 ईस्वी से लेकर 647 तक। ठीक है, समझ में आया? अब देखो, इसकी बहुत लंबी कहानी है। ठीक है, इसकी जो है बहुत लंबी कहानी है, तो वो जो है मैं आपसे नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? तो इसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से इसका भी जो है एक चाटुकार था। ठीक है, इसका भी एक चाटने वाला आदमी था, उसका नाम था वाणभट्ट। ठीक है, वाणभट्ट ने जो है हर्षवर्धन को बेस बनाकर एक हर्षचरित नाम का एक ग्रंथ लिखा है, और उसमें वो बताता है कि कैसे हर्षवर्धन ने जो है विजय करी है, कैसे हर्षवर्धन ने अलग अलग विक्ट्रीज करी हैं, और किस तरीके से जो है उसने कन्नौज पर अपना अटैक किया, या कह सकते हैं कन्नौज को उसने जीता। इसकी बड़ी रोचक सी कहानी है। ठीक है, जिसमें जो है ड्रामा भी है, इमोशन भी है, समझ रहे हैं, इसमें ट्रेजिडी भी है, ठीक, इसमें कॉमेडी भी है। ठीक, सारे तरीके के जो है इसमें आपको वो दिखाई देंगे। तो उसके बारे में जो है मैं आपको कहानी सुनाऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अलग अलग तरीके का जो है इसमें इमोशन है, ड्रामा है, कॉमेडी है, ट्रेजिडी है, ठीक है, विश्वासघात है, ठीक है, बाप का, भाई का, बेटे का बदला है, सारी चीज़ें जो है आपको इसमें देखने को मिलेंगी। ठीक है, तो इसको, अब इसकी कहानी लंबी है, इसी वजह से मैं अभी जो है फिलहाल नहीं बता रहा हूँ, आगे जो है मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, हाँ जी, चाटुकार का मतलब दरबारी कवि होता है। हाँ जी, चाटुकार शब्द लिखिएगा मत, ऐसे ही बता रहा हूँ मैं आपको, दरबारी कवि था वो उसका। ठीक है, चाटुकार तो इसलिए
कि जो है थोड़ा समझ में आ जाए। ठीक है, गौरी कह रही क्लास कब तक चलेगी, हो गई हमारी क्लास। ठीक है, ठीक। अब देखो मैं आपको बता देता हूँ, फिर से आप सुन लीजिए, इसको ध्यान से नोट कर लीजिएगा कि भाई हमारी जो क्लास है अभी 5:30 बजे तक ही चल पा रही है, क्योंकि मेरी 6 बजे से दूसरी क्लास होती है। लेकिन मंडे से जो आपकी क्लास है, मंडे से आपकी जो क्लास है वह आपकी 6 बजे तक चलेगी, उसके आगे भी चलेगी। ठीक है, 6:15 बजे तक भी मान के चलिए चलेगी, क्योंकि हम जो है अब अच्छे से और चीज़ों को करेंगे। ठीक है, ठीक है भाई, याद रखिएगा। फिर मत कहिएगा कि अरे सर जी पहले तो 5:30 बजे छोड़ देते थे और अभी जो है आप 6 बजे तक पढ़ा रहे हो। तो मैं आपको बता दे रहा हूँ पहले से ही। ठीक है, और ये सारा चीज़ जो है आप एक बार रिवाइज कर लीजिएगा। ठीक है, मंडे को जो है हम ऐसा कर लेंगे। ठीक, कल हम ऐसा कर लेते हैं, कल जो है, हाँ जी हाँ जी, कल फिलहाल के लिए देखो बीच का रास्ता निकाल देता हूँ ना, जो है आपकी बात ना मेरी बात। कुछ स्टूडेंट कह रहे हैं कि सैटरडे की छुट्टी रखनी है, कुछ कह रहे हैं नहीं रखनी है। तो ऐसा कर लेते हैं कि हम ऑल्टरनेट सैटरडे रख लेते हैं छुट्टी। ठीक है, ऑल्टरनेट सैटरडे छुट्टी रख लेते हैं। ठीक है, सेकेंड सैटरडे और फोर्थ सैटरडे, या ऐसा कर लेते हैं फर्स्ट सैटरडे और थर्ड सैटरडे छुट्टी रख लेते हैं, और सेकेंड में और फोर्थ में नहीं रखेंगे, ऐसा कर लेते हैं। ठीक है, तो एक सैटरडे छुट्टी, एक सैटरडे छुट्टी नहीं, एक सैटरडे छुट्टी, एक सैटरडे छुट्टी नहीं, ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो आप भी खुश, बाकी स्टूडेंट भी खुश, क्योंकि कई सारे स्टूडेंट कह रहे हैं रख दीजिए, कुछ कह रहे हैं नहीं रख दीजिए। तो उसका बीच का रास्ता यही है कि एक सैटरडे को रख देते हैं, एक सैटरडे को नहीं रखते हैं। ठीक है, एक सैटरडे को रख देंगे, एक सैटरडे को नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी एक बार सर से पूछ के भी मैं बता दूंगा। ठीक है, समझ रहे हैं? तो ऐसा कर लेते हैं, कल को जो है हम ऑफ कर लेते हैं, कल जो है आपकी क्लास नहीं रखते। आप जो है पूरा का पूरा एक बार इसको रिवाइज कर लीजिएगा, और मंडे को जो है मैं इसका एक 20 क्वेश्चन, आपने बोला था ना 20 क्वेश्चन का जो है हम एक वो रखेंगे, एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। तो एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन के माध्यम से हम इसको थोड़ा सा रिवाइज करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है, देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हैं ना जी? ठीक है, तो कल ऐसा कर लेते हैं, कल का छुट्टी रख लेते हैं, लेकिन अगले सैटरडे का नहीं होगा। संडे का तो छुट्टी हो गई, संडे का तो होता ही ऑफ। ठीक है, तो एक सैटरडे को रख लेंगे, एक सैटरडे को नहीं रखेंगे, ऐसा कर लेते हैं। तो जो चाह रहे हैं कि ना हो वो भी खुश, जो नहीं चाह रहे वो भी खुश। ठीक है, दोनों तरीके का रख लेते हैं, बीच का रास्ता निकाल लेते हैं। ठीक है, समझ रहे हैं? हाँ जी, मंडे सैटरडे ठीक है, तो वही मैंने आपको बताया ना, एक सैटरडे को रख लेंगे, एक सैटरडे को नहीं रखेंगे। ठीक है, बाकी मैं सर से पूछ लूंगा, अगर सर ने मना कर दिया तो फिर सैटरडे को क्लास होगी भाई, फिर मत कहना कि अरे ऐसे कैसे हो गया। ठीक है, एमसीक्यू यूपीएससी लेवल के रहेंगे ना सर? देखो यूपीएससी लेवल के क्वेश्चन तो अभी फिलहाल हम तभी कर पाएंगे जब थोड़ा एडवांस वाली क्लास हमारी हो जाए, क्योंकि अभी तो एनसीईआरटी क्लास चल रही है। तो कोशिश करेंगे, हो जाएगा तो रख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ठीक है ना? हाँ जी हाँ जी, ठीक है, चलिए तो फिर अब मिलते हैं। ठीक है, मंडे को आप या एक बार इसको पूरा पढ़ लीजिएगा, हमारा ये ऑलमोस्ट पूरा कंप्लीट हो गया है, बस थोड़ा सा रह गया, इसको कंप्लीट करके फिर हम 7th क्लास की एनसीईआरटी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, 7th क्लास की एनसीईआरटी पर डिस्कस करेंगे। ठीक है, समझ रहे हैं भाई? ठीक है, ओके स्टूडेंट, तो चलिए आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, और मंडे से आपकी जो क्लास है वो थोड़ी लॉन्ग ड्यूरेशन की होगी। ठीक है, कोशिश करेंगे कि और इसे अच्छे से कर पाएं। ठीक है, हाँ जी हाँ जी, ठीक है ना जी, ओके। चलिए तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच, मैं उम्मीद करता हूँ हमारी क्लासेस आपको सही लग रही होंगी। इसके ड्यूरेशन को हम आगे और बढ़ाएंगे, और क्वेश्चंस वगैरह भी लाएंगे, आप उसकी चिंता मत करिए। अभी एक बार जो है ये हमारा सिलेबस थोड़ा कंप्लीट हो जाए, और पीडीएफ का जो है मैं ज़रूर बताऊंगा। बबीता जी आप जो है बहुत रिक्वेस्ट करते हैं, हम समझ गए आपकी बात कि हम पीडीएफ जो है कई बार बोल चुके हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, मैं पीडीएफ रख के क्या करूँगा, मैं जो है हर बार बोल देता हूँ कि पीडीएफ दे दिया करिए, हो सकता है कोई रीजन होगा तो मैं पूछ लूँगा एक बार। ठीक है ना जी, चलिए तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद। ठीक है, ओके।